सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों आज हम जीएसटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है सप्लाई, उसका एक बहुत ही सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। और ये जो रिवीजन वीडियो है दोस्तों, ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा और इसके जो नोट्स के लिंक हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो कंप्लीट रेगुलर कोर्स है, अगर वो 2024 के लिए आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का एक मास्टर रिवीजन। और ये रिवीजन आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा जब आप एग्जामिनेशन डेज में इसको रिवाइज कर रहे होंगे। तो सप्लाई वाला जो चैप्टर है ये सारा हैंड राइटिंग नोट्स है जिसका मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली सप्लाई वाला जो चैप्टर है दैट इज अ बैकबोन ऑफ जीएसटी। आप ये कह सकते हैं कि ये जीएसटी का एक तरह से बैकबोन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जीएसटी के अंदर, तो जीएसटी एप्लीकेबल कब होता है, जीएसटी कब एप्लीकेबल होता है, उसका चार्जिंग इवेंट क्या होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं जीएसटी तब अप्लाई होगा जब आप सप्लाई करोगे, राइट। और सप्लाई दो तरह की होती है, एक को इंटर बोलते हैं, एक को इंट्रा बोलते हैं। इंट्रा का मतलब होता है वो सप्लाई जो सेम स्टेट या यूटी में हो रही है। अगर सेम स्टेट के अंदर या सेम यूटी में आप कोई सप्लाई करोगे तो हम उसको इंट्रा सप्लाई बोलते हैं और उस पर हम सी और एस जीएसटी लगाते हैं, राइट। दोस्तों अगर हमारी सप्लाई इंटर स्टेट है, अगर हमारी सप्लाई इंटर स्टेट है तो हम उसके ऊपर आईजीएसटी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आईजीएसटी, राइट। और ये जो जीएसटी होता है ना, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई पर लगता है। वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये सेक्शन 15 में हमको वैल्यू वाले चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सप्लाई का मतलब क्या है। तो दोस्तों सप्लाई का मतलब है कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके अंदर गुड्स और सर्विस का होना बहुत जरूरी है। तो व्हाट इज गुड्स, व्हाट इज सर्विस, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है सप्लाई होने के लिए कंसीडरेशन का होना जरूरी है। अगर कंसीडरेशन नहीं है दोस्तों तो हम सप्लाई नहीं मान सकते। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है दैट इज कॉल्ड शेड्यूल नंबर 1। जीएसटी के अंदर एक शेड्यूल नंबर 1 बनाया गया है जहां पर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया है जहां पर अगर कंसीडरेशन नहीं भी होगा तो दोस्तों आपको उस ट्रांजैक्शन को सप्लाई मानना पड़ेगा। अदरवाइज जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सब में कंसीडरेशन का होना जरूरी होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों बिजनेस का होना जरूरी है। अगर कोई भी काम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हो रहा है तभी हम उसको सप्लाई बोलेंगे, अदरवाइज दोस्तों हम उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। हमेशा जो भी काम किया जाएगा इन कनेक्शन टू बिजनेस होना चाहिए। केवल एक एक्सेप्शन याद रखना, जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मैटर होता है फॉर ए कंसीडरेशन, जब आप इंडिया के बाहर से कोई भी सर्विस इंपोर्ट करते हो फॉर अ कंसीडरेशन, वहां पर अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए भी सर्विस को इंपोर्ट करते हो तो उसको सप्लाई माना जाता है। ये एक एक्सेप्शन है। बाकी हमेशा जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो ये जरूर देखना कि वो जो काम हो रहा है वो इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। इसके बाद मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को दिए थे। इसके अलावा दोस्तों अगर गवर्नमेंट आपको कुछ राइट्स देती है, कॉपर का राइट्स देती है, जमीन में से कुछ भी निकालने का माइनिंग राइट देती है, तो उसे भी सप्लाई माना जाता है। दोस्तों गुड्स क्या होती है, सर्विस क्या होती है। गुड्स का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स को हिंदी में माल बोलते हैं और माल हमेशा चालू होता है। अब पता नहीं बच्चे क्यों हंसते हैं इस बात पर, लेकिन माल हमेशा क्या होता है, चालू होता है। गुड्स हमेशा मूवेबल होता है, राइट। मूवेबल चीजों को हमेशा गुड्स माना जाता है। दोस्तों एक्शनेबल जो क्लेम्स होते हैं, एक्शनेबल क्लेम्स को भी जीएसटी के लॉ में गुड्स माना गया है। दूसरे लॉ में क्या माना गया है मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं जीएसटी पढ़ा रहा हूं तो मैं जीएसटी की बात करूंगा। एक्शनेबल क्लेम को गुड्स माना गया है। दोस्तों जो ग्रोइंग क्रॉप्स होती है, अगर कोई किसान खेती करता है और उसके गांव में उसके खेत में अगर कोई फसल उग रही है और वो अभी एक ग्रोइंग क्रॉप है, तो ग्रोइंग क्रॉप्स को भी जीएसटी के अंदर गुड्स माना गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम सर्विस की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस। सर्विस का मतलब होता है कोई भी चीज जो गुड्स नहीं है, क्योंकि अगर वो गुड्स होगी तो सर्विस नहीं मानी जाएगी, लेकिन अगर वो गुड्स नहीं है तो हम उसको सर्विस मान सकते हैं, राइट। दोस्तों इसमें यूज ऑफ मनी भी आता है। यूज ऑफ मनी,
इसमें कन्वर्जन ऑफ करेंसी भी आता है दोस्तों। इसमें अगर आप सिक्योरिटीज में डील करते हो, आप शेयर मार्केट में डील करते हो, तो उसको खरीदने बेचने के लिए जो ब्रोकर होता है, जो ब्रोकरेज कंपनी होती है, जो आपके लिए ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करती है, उसे भी सर्विस माना जाता है। लेकिन दोस्तों नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताई गई है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूजन। मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट गुड्स नॉट सर्विसेज। दो चीजें ऐसी हैं जिन्हें ना तो गुड्स माना गया है और दोस्तों ना ही उन्हें सर्विस माना गया है। कौन है वो दो चीज? दैट इज कॉल्ड मनी एंड सिक्योरिटीज। इट मे बी पॉसिबल कि आपके हाथ में पैसा है, आप कहोगे भाई ये तो मूवेबल है, मैं इसको कहीं भी ले जा सकता हूं, लेकिन दोस्तों इसे स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है। तो जो भी गांधी जी होते हैं, गांधी जी मतलब पैसा, मनी, दैट इज नॉट गुड्स नॉट सर्विस। लेकिन एक बात ध्यान रखना, देखो मनी इज नॉट गुड्स नॉट सर्विस, लेकिन आप अगर उस मनी को किसी को यूज करने के लिए देते हो और उसके बदले में कंसीडरेशन चार्ज करते हो, तो वो जो यूज करने का कंसीडरेशन है वो सर्विस माना जाएगा। आपने 5 लाख किसी को दिए, 5 लाख पर जीएसटी नहीं है, लेकिन उस 5 लाख को देने के बदले में जो भी कंसीडरेशन होगा वो सप्लाई है। आप अगर मान लीजिए मनी को एक्सचेंज करवाते हो, 5 लाख के बदले में आपको यूएस डॉलर चाहिए, आपने इंडिया के गांधी जी दिए, आपको अमेरिका के गांधी जी चाहिए, यूएस डॉलर चाहिए, तो आपको उसे चेंज करवाना पड़ेगा, करेंसी चेंज का आपको सर्विस लेना पड़ेगा। तो जो भी ब्रोकरेज लगेगी, जो भी कमीशन लगेगा, दैट इज कॉल्ड सर्विस। दोस्तों उसे क्या माना जाएगा? सर्विस माना जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखना। एक्शनेबल क्लेम का मतलब बैटिंग गैम्बलिंग होती है। अनसिक्योर्ड जो डेप्ट होते हैं उन्हें भी एक्शनेबल क्लेम माना गया है। बहुत बढ़िया दोस्तों, अभी अभी लॉ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। क्योंकि आगे चलकर दोस्तों स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जानना जरूरी है। अब ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या जोड़ा गया है लॉ के अंदर? दोस्तों कोई भी ऐसा एक्शनेबल क्लेम जिसका नेचर बैटिंग है, जिसका नेचर कसिनो है, जिसका नेचर गैम्बलिंग है, जिसका नेचर हॉर्स रेसिंग है, जिसका नेचर लॉटरी है और जिसका नेचर ऑनलाइन मनी गेमिंग है, उन सारे एक्शनेबल क्लेम्स को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। एंड स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के ऊपर गवर्नमेंट ने अभी 1 अक्टूबर 2023 से एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया है, एक बहुत हैवी टैक्स लगाया है, जिसके बारे में मैं आगे चलकर आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। राइट? कंसीडरेशन। सर कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? दोस्तों कंसीडरेशन मनी के फॉर्मेट में भी हो सकता है और इट मे बी अदर देन मनी। दोस्तों कंसीडरेशन किसी भी गुड्स और सर्विस की सप्लाई के बदले में दिया जाता है। कौन देता है? रेसिपिएंट देता है। रेसिपिएंट कौन है? बायर। रेसिपिएंट कौन है? बायर, जो पैसा देगा। या हो सकता है दोस्तों बायर ने किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट कर दिया हो कि भाई तू मेरे कहने पे दे दे, तो भी बात वही है। राइट? लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसीडरेशन के अंदर जो चीज नहीं आती है उसे बोलते हैं सब्सिडी। अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी सब्सिडी है और वो सब्सिडी किसने दी है, भाई साहब वो सब्सिडी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, तो हम उसे कंसीडरेशन नहीं मानेंगे। हां, कोई और संस्था से सब्सिडी मिली है तो दैट इज द पार्ट ऑफ कंसीडरेशन। लेकिन जो सब्सिडी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है उसे यहां पर कंसीडरेशन में शामिल नहीं किया जाएगा, उसे यहां पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। राइट? इसके बाद में हम अगले पॉइंट पर आते हैं, बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बिजनेस एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड टर्म। इसमें ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, किसी भी क्लब के द्वारा अपने मेंबर्स को कोई भी सर्विस देना, किसी भी प्रमाइस में आपको एडमिशन राइट मिलता है। जैसे आप मूवी देखने जाते हो तो सिनेमा थिएटर में आप टिकट के बदले में आपको राइट मिलता है। आप कोई जू जाते हो, आप कोई थिएटर में जाते हो, तो वहां पर एक एंट्री फीस होती है। जाते हो ना, तो वहां पर क्या होती है? एक एंट्री फीस होती है। तो इसका मतलब दैट इज कॉल्ड बिजनेस। रेस क्लब होते हैं, बुक मेकर होते हैं, और भी बहुत सारी अदर बिजनेस एक्टिविटी होती है, वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट। इन सभी को
बिजनेस माना जाता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, कौन सी चीज सप्लाई है, कौन सी चीज सप्लाई नहीं है, ये भी मैंने बहुत डिटेल में बताई थी। अगर आप मनी में ट्रांजैक्शन करोगे तो वो सप्लाई नहीं है। लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी सप्लाई नहीं है। कमर्शियल पेपर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट अगर बैंक आपको देता है तो वो सप्लाई नहीं है। दोस्तों, इन सब कामों को करने के लिए अगर आपको किसी से सर्विस लेनी पड़ती है तो वो सप्लाई है। उसके लिए जो ब्रोकरेज देनी पड़ती है वो सप्लाई है। कोई भी फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है विद डिलीवरी तो सप्लाई है, विदाउट डिलीवरी है तो सप्लाई नहीं है। फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट सप्लाई होता है बट उस पर टैक्स नहीं लगता। फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं दोस्तों जिसमें भविष्य में किसी ट्रांजैक्शन को करने के लिए दाव लगाया जाता है, जैसे सोना चांदी खरीदने के लिए आगे आने वाली डेट पर जो भी रेट रहेगी उस पर आपको ट्रांजैक्शन करना होता है। अगर वो विद डिलीवरी हो रहा है, अगर वो विद डिलीवरी हो रहा है तो हम उसको सप्लाई मानेंगे, और अगर वो विदाउट डिलीवरी हो रहा है मतलब केवल रेट सेटल्ड हो रही है तो हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम दोस्तों, जैसे कोई अपना मकान उधार देता है, कोई अपने पैसे उधार देता है, कोई अपना सामान किसी को उधार देता है, वैसे ही सिक्योरिटीज को भी उधार दिया जाता है। आज मेरे को शेयर्स की जरूरत है तो मैं किसी दूसरे के शेयर उधार ले सकता हूं, मैं उसके शेयर को कुछ समय के लिए अपने पास रख सकता हूं, तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम। दोस्तों, इसमें एक लेंडर होता है जिसकी सिक्योरिटीज होती है, एक बोरोवर होता है जो सिक्योरिटीज को बोरो करता है, उधार पे लेता है, खरीदता नहीं है, उधार पे लेता है। और इन दोनों के बीच में कौन होता है? क्लियरिंग एजेंट, जो इस काम को करवाता है, उसको हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, राइट। दोस्तों, जो बोरोवर है वो सिक्योरिटीज आपसे बोरो कर रहा है। अच्छा, सिक्योरिटीज पर जीएसटी लगाओगे क्या? नहीं, क्योंकि बोरोवर जो सिक्योरिटीज होती है वो ना तो गुड्स है और ना सर्विस है। लेकिन दोस्तों, जो बोरोवर होता है उसे सिक्योरिटीज को यूज करने के बदले में एक लैंडिंग फीस देनी पड़ती है, तो वो जो लैंडिंग फीस है दैट इज लाइबल फॉर जीएसटी। उसके ऊपर क्या लगता है? जीएसटी लगता है। और एक मजे की बात बताऊं दोस्तों, मैंने कल आपको क्लास में एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बताया था, है ना, आगे चलकर भी बताऊंगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो वैसे तो यहां पर सप्लाई किसने दी? लेंडर ने दी, लेकिन जो रेसिपिएंट है, बोरोवर है, जो पैसे पे करेगा लेंडिंग फीस के, वही उस जीएसटी को जमा कराएगा। मतलब यू कैन से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। टेंशन मत लो, अभी जो अगला चैप्टर है उसमें रिवर्स चार्ज का पूरा टेबल आएगा, वहां पर मैं आपको ये पॉइंट भी दिखा दूंगा। अच्छा सर, एक बात बताओ, ये स्टॉक एक्सचेंज ये फ्री में करता है ये काम? नहीं, स्टॉक एक्सचेंज भी इस काम की दलाली लेता है भाई। दलाली मतलब ब्रोकरेज, कमीशन, और उस कमीशन पर भी क्या लगता है? जीएसटी। लेकिन सिक्योरिटी पर कोई जीएसटी नहीं लगता, राइट। बहुत बढ़िया दोस्तों, डेरिवेटिव्स जो होते हैं ना, कभी आपके क्वेश्चन में आ जाए भाई डेरिवेटिव्स, तो ध्यान रखना डेरिवेटिव्स को भी सिक्योरिटीज ही कहा जाता है। तो जब सिक्योरिटी गुड्स नहीं है, सर्विस नहीं है, तो भाई फिर जीएसटी क्यों लगेगा डेरिवेटिव्स पे? दोस्तों, गिफ्ट और डोनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को किसी भी पर्सन के द्वारा गिफ्ट या डोनेशन दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? गिफ्ट या डोनेशन, गिफ्ट या डोनेशन दिया जा रहा है, गिफ्ट या डोनेशन दिया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी गिफ्ट और डोनेशन होते हैं, जितने भी गिफ्ट और डोनेशन होते हैं, उन पर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी कि किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, वहां पर अगर आप डोनेशन देते हो तो आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे लोग वहां पर लिखवा देते हैं कि भाई इस बिल्डिंग का निर्माण फला आदमी ने अपने पिताजी की, अपने माताजी की पुण्य स्मृति में, उनकी मेमोरी में करवाया। ऐसे लिखवाते हैं, नहीं लिखवाते हैं? लिखवाते हैं। दोस्तों, ये एक तरीके से डोनेशन है, इस पर कोई जीएसटी नहीं है, क्योंकि आप उसके बदले में सामने वाले से कुछ चाहिए नहीं रहे। भाई आपने कहीं अगर डोनेशन दिया तो आप उसके बदले में कुछ चाहिए नहीं रहे हो, तो आप उसको कंसीडरेशन कैसे बोल सकते हो? इट इज नॉट लाइबल फॉर जीएसटी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अगर गिफ्ट और डोनेशन देने के बाद, अगर गिफ्ट और डोनेशन देने के बाद आप उस जगह पर अपनी फर्म का, अपनी कंपनी का, अपने बिजनेस का, अपने व्यापार का, अपने प्रोफेशन का ऐड करते हो, मतलब ये साफ नजर आ रहा है कि आपने जो डोनेशन दिया है उसमें आपका मकसद अपना एडवर्टीजमेंट करना है,
तो ये माना जाएगा कि वो डोनेशन एक प्रकार का कंसीडरेशन था और सामने वाला इंस्टीट्यूशन आपको एक तरह से पब्लिसिटी की सर्विस दे रहा है, एंड इट इज लाइबल फॉर जीएसटी। तो डोनेशन में ये ध्यान रखो, अगर डोनेशन किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया जा रहा है, पेमेंट गिफ्ट और डोनेशन के रूप में दिया गया है, पर्पज फिलैनोथेरेपिक नहीं है, मतलब फिलैनोथेरेपिक होना चाहिए, आपका मकसद कल्याण करना होना चाहिए, आपका जो मकसद है वो यहां पर वेलफेयर करना होना चाहिए, नॉट एडवर्टीजमेंट। आपका जो मकसद है वो एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए। राइट, समझ में आ रही है बात? चलो जी, बहुत बढ़िया, ये मैंने एग्जाम्पल भी समझाया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं आर्ट वर्क की, दोस्तों बहुत सारे लोग पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं और वो उस ड्राइंग को किसी एग्जीबिशन में दिखाने के लिए भेजते हैं। दोस्तों क्या वो दिखाने के लिए भेजना सप्लाई है? नहीं। आज मैं अपनी पेंटिंग कहीं किसी एग्जीबिशन में भेज रहा हूं कि भाई वहां विजिटर्स आएंगे मेरी पेंटिंग को देखेंगे, तो क्या ये सप्लाई है? नहीं। लेकिन दोस्तों अगर मेरी पेंटिंग किसी विजिटर को बहुत अच्छी लगती है, उसको बहुत बढ़िया लगती है और उसको बहुत अच्छी लगती है कि भाई मैं पैसे देके खरीद लूं, तो क्या फिर वो सप्लाई है? यस। तो जैसे ही वो पसंद आएगी, कोई खरीदेगा, तब सप्लाई मानोगे। यहां से मैं वहां भेजूंगा तो आप उसको सप्लाई नहीं मानोगे। राइट, शेड्यूल 1 मैंने पढ़ाया था, ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें अगर कंसीडरेशन ना भी हो तो भी उसे जीएसटी में क्या माना जाता है? सप्लाई। पहला पॉइंट था कि अगर बिजनेस असेट आपके पास है, आपने उसके ऊपर अगर आईटीसी लिया था और आज वो बिजनेस असेट अगर आप फ्री में किसी को दे रहे हो या उसको डिस्पोज कर रहे हो, तो दोस्तों वो जो फ्री में देना है, वो जो डिस्पोज करना है, उसे भी सप्लाई माना जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई ट्रांजैक्शन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में होता है तो भी उसे सप्लाई माना जाता है। रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन मैंने बताई थी। रिलेटेड पर्सन का मतलब पार्टनर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, किसी कंपनी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई होते हैं, किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म में, किसी भी संस्था में अगर आपका कंट्रोल है, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर देन 25%, तो भी उसे एक तरह से रिलेटेड पर्सन माना जाता है, सोल एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर होने पर भी। और अगर आप सेम फैमिली के मेंबर हो तो भी आपको रिलेटेड पर्सन कहा जाएगा। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है कोई भी ब्रांच, कोई भी हेड ऑफिस जहां पर आपने रजिस्ट्रेशन को अलग अलग राज्यों में करवाया है, अलग अलग स्टेट में करवाया है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको यहां पर डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है। क्या माना जाता है? डिस्टिंक्ट पर्सन। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों एम्प्लॉयर एम्प्लॉई में एक बात याद रखना, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को कोई भी गिफ्ट देगा ड्यूरिंग द ईयर, दोस्तों गिफ्ट कभी भी सैलरी नहीं होती है, ध्यान रखना। गिफ्ट हमेशा इच्छा से दिया जाता है, जबकि सैलरी एम्प्लॉई का राइट होता है। तो गिफ्ट में एक बात याद रखना, अगर पूरे साल भर में किसी भी एम्प्लॉय को, एक साल में एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से अगर 50,000 रुपए तक का गिफ्ट मिला है, 50,000 तक का, तो लॉ उस पर जीएसटी नहीं लगाता है। लेकिन अगर वो 50,000 से कम है तो दोस्तों 50,000 तक तो जीएसटी नहीं लगेगा, 50,000 से ज्यादा है तो लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर गिफ्ट 50,000 से कम भी है लेकिन बिजनेस ओनर ने, मालिक ने, एम्प्लॉयर ने उस पर आईटीसी लिया था, क्या लिया था? आईटीसी लिया था, तो हम उसको सप्लाई मान लेंगे। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया सर। तो ये सारी बातें बताई थी। इसके बाद प्रिंसिपल एजेंट, अगर आप किसी के एजेंट हो तो प्रिंसिपल आपको अपॉइंट कर देता है, भाई तू मेरे बिहाफ पर गुड्स परचेज कर लेना या तू मेरे बिहाफ पर गुड्स को बेच लेना। तो दोस्तों अगर वो एजेंट अपने बिहाफ पर ही सारे काम करता है, उसकी खुद की एक फर्म बनी हुई है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना इस पॉइंट में केवल गुड्स का नाम है, इस पॉइंट में सर्विस का नाम नहीं है। तो दोस्तों जो भी ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में हुए हैं, भले ही वो विदाउट कंसिडरेशन हो, उन्हें क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। बहुत बढ़िया। लास्ट पॉइंट था इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। अगर दोस्तों सर्विस को इंपोर्ट किया जा रहा है, अगर सर्विस को क्या किया जा रहा है? इंपोर्ट किया जा रहा है, और दोस्तों वहां पर अगर कंसीडरेशन नहीं भी है, अगर वहां पर कंसीडरेशन नहीं भी है, और ये जो इंपोर्ट किया जा रहा है ये किसी रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट किया जा रहा है,
या किसी स्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन से आप अगर उस सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हो इन कनेक्शन और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन कनेक्शन और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो दोस्तों मैं बता दूं उसे भी सप्लाई माना जाएगा, उसे भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, राइट। चलो कॉस्ट पेट्रोलियम, कॉस्ट पेट्रोलियम क्या होता है, सरकार आपको राइट देती है कि भाई आपको एक माइनिंग राइट दे दिया कि आप जमीन में से कुछ निकालो और गवर्नमेंट को भी कमा के दो और खुद भी कमाओ। इसके लिए आपको एक लीज मनी देनी पड़ती है जिसको रॉयल्टी भी बोलते हैं। तो दोस्तों रॉयल्टी पर हमेशा जीएसटी लगता है, रॉयल्टी पर हमेशा क्या लगता है, जीएसटी। लेकिन दोस्तों रॉयल्टी को हटाने के बाद आपको जो शुद्ध कमाई हुई है, प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता हो, क्योंकि गवर्नमेंट आजकल केवल रॉयल्टी के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। गवर्नमेंट ये कहती है हमें रॉयल्टी भी चाहिए, हमें प्रॉफिट में से हिस्सा भी चाहिए। तो जो जीएसटी वाला पार्ट है ना वो रॉयल्टी है ओनली, ध्यान रखना। जो प्रॉफिट वाला शेयर है जो आप गवर्नमेंट को दे रहे हो दैट इज नॉट लाइबल फॉर जीएसटी, उस पर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये मैंने विद एग्जांपल क्लास में समझाया था। सेल्स प्रमोशन स्कीम, दोस्तों अगर फ्री में कोई चीज दी जाती है गिफ्ट और सैंपल के रूप में तो वो सप्लाई नहीं है, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। दोस्तों अगर मार्केट में बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा है, एक के साथ एक चीज फ्री दी जा रही है, तो वो जो चीज फ्री में दी जा रही है, अब ये मत बोल देना कि भाई फ्री वाली दे दे पैसे वाली रख ले, एक के साथ अगर एक चीज आपको फ्री मिलेगी तो जो चार्ज आपसे लिया जा रहा है उसी में उसको इंक्लूड माना जाएगा, राइट। दोस्तों शेड्यूल नंबर 3 मैंने पढ़ाई थी, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो ना तो गुड्स है और ना ही सर्विस है। उसमें पहला नाम आता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। दोस्तों अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है और उस कारण एम्प्लॉयर कुछ भी अपने एम्प्लॉय को देता है, चाहे वो वेजेस देता है, चाहे वो सैलरी देता है, चाहे वो व्हाटएवर यू कैन से, इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, तो उसे कभी भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। वहां पर जो भी काम एम्प्लॉय करेगा उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर कोई काम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन के अंदर नहीं होता है, जैसे यू कैन से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, या डायरेक्टर को कोई सिटिंग फीस दी जा रही है, या कोई नॉन कॉम्पिटिशन फीस दी जा रही है, तो दोस्तों वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं होता, इसलिए उसे सप्लाई माना जाता है और दोस्तों उसके ऊपर जीएसटी भी लगाया जाता है। कोर्ट और ट्राइब्यूनल की सर्विसेज को भी सप्लाई नहीं माना जाता। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होते हैं उन्हें आप कोर्ट की तरह ट्रीट मत कर लेना, उनकी सर्विस पर जीएसटी लगेगा, उसे सप्लाई माना जाएगा। एमपी एमएलए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, चेयरमैन, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं भाई, इनकी सर्विसेज को भी सप्लाई नहीं माना जाता है। इसके अलावा जो भी आत्मा की शांति के लिए फ्यूनिरल ब्यूरियल एक्टिविटीज होती है, जलाना दफनाना, उसको मॉर्चरी का, उसको कई बार उसकी डेड बॉडी को रखना पड़ता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, उन पर कोई जीएसटी नहीं है। लैंड बिल्डिंग की सेल पर जीएसटी कभी नहीं लगता। दोस्तों एक सिचुएशन में लगता है जो मैंने शेड्यूल 2 में भी कवर किया था, जहां पर एडवांस बुकिंग देकर किसी प्रोजेक्ट में आप सामने वाले बिल्डर से सर्विस लेते हो, आप एडवांस बुकिंग करके अपना फ्लैट या ऑफिस बुक कराते हो, तो वहां पर सप्लाई है। अदरवाइज अगर काम पूरा हो गया है उसके बाद आप लैंड और बिल्डिंग को सेल कर रहे हो तो इट इज आउटराइट सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज नॉट लाइबल फॉर जीएसटी। दोस्तों एक्शनेबल क्लेम को भी सप्लाई नहीं माना जाता, लेकिन ध्यान रखना अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, मतलब सरकार ये कह रही है कि जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है उन्हें हम सप्लाई मानेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स अगर एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी में हो रही है, ठीक है, और इंडिया में वो सामान आया ही नहीं, बाहर की बाहर ही चला गया, तो भी उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये बात मैंने विद एग्जांपल समझाई थी। दोस्तों जब इंडिया के बाहर से गुड्स इंपोर्ट होता है तो वो इंडिया के कस्टम पोर्ट पर आता है, उसके बाद उसको क्लियर करवाया जाता है। लेकिन इंडिया के कस्टम पोर्ट तक अगर वो गुड्स है, इंडिया के कस्टम वेयर हाउस में वो गुड्स रखा हुआ है और आपने उसका टाइटल किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो वो भी सप्लाई नहीं है। अगर वो सामान इंडिया में आया ही नहीं, वो तो रास्ते में ही था, पानी में था, समुद्र में था, और आपने उसको बीच में ही बेच दिया बाय वे ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, दैट इज कॉल्ड हाई सी सेल, उसे भी सप्लाई नहीं माना जाता है। तो सप्लाई कब माना जाता है? इंपोर्ट करने के बाद जब आप उसको क्लियर करवा लेते हो इंडिया में,
उसके बाद अगर आप उसको बेचते हो तो वो सप्लाई है, अदरवाइज दोस्तों उससे पहले वो सप्लाई नहीं है। इसके अलावा पंचायत, म्युनिसिपैलिटी के काम, एल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस जो स्टेट गवर्नमेंट देती है, जो भी सप्लाई ऑफ मोड ऑफ कन्वेंस होती है, एक ट्रक दूसरे स्टेट में जाता है, एक हेड ऑफिस से ब्रांच में जाता है, ब्रांच से हेड ऑफिस में जाता है, दोस्तों उसे भी सप्लाई नहीं माना जाता है। नोट, हावेवर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जो सर्विस होती है, जो रिपेयर और मेंटेनेंस करवाई जाएगी वो सप्लाई मानी जाती है, उस पे जीएसटी लगेगा। इसके बाद आ जाओ भाई शेड्यूल नंबर 2 पे। शेड्यूल नंबर 2 आपको सप्लाई के बारे में नहीं बताता। शेड्यूल नंबर 2 तो ये बताता है भाई कौन सी सप्लाई को गुड्स माना जाए और कौन सी सप्लाई को सर्विस माना जाए। उसमें पहला नाम ट्रांसफर का आता है। अगर टाइटल ट्रांसफर होगा तो वो गुड्स है, अगर टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा, केवल यूज करने के लिए दे रहे हो तो वो सर्विस है। अच्छा, टाइटल अगर फ्यूचर डेट पे भी शिफ्ट होगा तो भी वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो भी उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, राइट। अच्छा दोस्तों, लैंड और बिल्डिंग को अगर लीज पर दिया जा रहा है, लीज मतलब किराए पर, लीज मतलब किराए पर, लाइसेंस पर दे रहे हो, तो भी वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या बोलेंगे उसको, सप्लाई ऑफ सर्विस। जॉब वर्क जो होता है वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, भले ही सामने वाला उसमें गुड्स को कंज्यूम कर रहा हो। इसके अलावा दोस्तों बिजनेस असेट अगर डिस्पोज होती है, ट्रांसफर होती है, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। अगर आप उसको अपने पर्सनल पर्पज में काम लेते हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। इसके अलावा बिजनेस अगर बंद हो जाता है या आप टैक्सेबल पर्सन से अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा लेते हो तो जो भी असेट वहां पर पड़ी है उसे डीम टू बी सप्लाइड माना जाता है। हाँ, अगर बिजनेस को आप एज ए अमलगमेशन, मर्जर, एज ए गोइंग कंसर्न यूज कर रहे हो तो नहीं माना जाएगा, और आपको बिजनेस विरासत में मिला है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव मिला है, तो भी उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। आईपीआर जो सर्विस होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, किसी काम को ना करना, किसी काम को टॉलरेट करना, ये सब सप्लाई ऑफ सर्विस है, राइट, ये सब सप्लाई ऑफ सर्विस है। इसके मैंने सारे एग्जांपल्स आपको लिखवाए थे, कौन सी चीज सप्लाई है, कौन सी चीज सप्लाई नहीं है। इसके बाद में दोस्तों ध्यान रखना, जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था सेक्शन 8, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। दोस्तों कई बार प्रॉब्लम आती है कि एक से ज्यादा सप्लाई किसी बंडल में दी जाती है, इन अ पैकेज दी जाती है, जिसकी रेट ऑफ जीएसटी अलग अलग होती है, तो वी आर वेरी कंफ्यूज कि हमें कौन सी रेट लगानी है। तो दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कि वो जो कंप्लीट बंडल है वो कंपोजिट सप्लाई है या वो मिक्स सप्लाई है। कंपोजिट है या मिक्स है ये कैसे पता चलेगा, ये बात हमें सेक्शन 8 से पता चलेगी। दोस्तों अगर 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई नेचुरली बंडल्ड होती है, क्या होती है, नेचुरली बंडल्ड, तो उसे हम कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट सप्लाई। और ऐसे केस में हमें यह करना पड़ता है कि उसमें जो बहुत सारी सप्लाई है उसमें यह देखना पड़ता है कि भाई प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है, तो जो भी हमारी प्रिंसिपल सप्लाई होगी उसके अकॉर्डिंग हमें उसे ट्रीट करना पड़ेगा। मिक्स सप्लाई होती है, अगर प्रिंसिपल नहीं, मतलब सॉरी नेचुरली बंडल्ड नहीं है, आर्टिफिशियल बंडल है, तो फिर वो मिक्स सप्लाई हो जाती है। मिक्स में फिर ये नहीं देखते कि प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है, ये नहीं देखते, फिर ये देखते हैं कि हाईएस्ट रेट कौन सी है, तो जो हाईएस्ट रेट होगी ना उसे यहां पर हमें अप्लाई करना पड़ता है। बहुत बढ़िया सर, तो ये सारी बातें मैंने बताई थी। ये पता कैसे चलता है नेचुरल बंडल है या नहीं है, मार्केट प्रैक्टिस, लोग मार्केट में क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन क्या है, वो देखा जाता है। ज्वाइंट वेंचर है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, वो सप्लाई नहीं होती। एक ऑपरेटिंग मेंबर सबके लिए काम कर रहा है और एज ए क्लब सर्विस दे रहा है, तो वो सप्लाई मानी जाती है। टेनेंसी राइट्स पर भी सप्लाई मानी जाती है, टेनेंसी प्रीमियम मिलता है टेनेंसी राइट छोड़ने का। लेकिन ध्यान रखना, अगर रेजिडेंशियल डिविलिंग हाउस है तो उसको किराए पर देना एग्जम्प्ट है और उसका टेनेंसी राइट भी एग्जम्प्ट है, दोनों एग्जम्प्ट है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में ध्यान रखना, अगर कंसीडरेशन है तो फिर आप ये मत देखना बिजनेस, नॉन बिजनेस, ऑलवेज सप्लाई। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस में कंसीडरेशन नहीं है तो फिर वो शेड्यूल नंबर 1 में आएगी। पर वो शेड्यूल 1 में कब आती है, जब आपने अपने रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन से सर्विस को इंपोर्ट किया हो, ठीक है, और पर्पज आपका क्या होना चाहिए, बिजनेस। अगर बिजनेस पर्पज नहीं है तो फिर वो इट इज नॉट अ सप्लाई, फिर उसको शेड्यूल 1 में कवर्ड नहीं माना जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा सप्लाई वाले चैप्टर का फुल रिवीजन हो जाता है। आपको जितने भी लिंक्स हैं नोट्स के, फुल क्लास के, रेगुलर क्लास के,
और भी जो हमारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहां पर जाइए और फटाफट से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और कंप्लीट रिवीजन का दोस्तों मजा लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चार्ज ऑफ जीएसटी। इससे पहले जो चैप्टर हमने यहां पर फिनिश किया था उसका नाम था सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई इज द बैकबोन ऑफ जीएसटी। ठीक है, चार्ज ऑफ जीएसटी में हम और भी नई बातें सीखेंगे कि अगर सप्लाई हो जाती है तो भाई जीएसटी किसको जमा कराना पड़ता है, सप्लायर को कराना पड़ता है या रेसिपिएंट को कराना पड़ता है। तो वो सारी बातें आज हम नए चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है चार्ज ऑफ जीएसटी। इसके अलावा दोस्तों टैक्स जमा कराने की कुछ स्कीम्स होती हैं, वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जैसे रेगुलर स्कीम होती है, जैसे कॉम्पोजिशन स्कीम होती है, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप अपना कॉपी पेन रजिस्टर जो भी है भाई निकाल लो। आपने नई कॉपी बना ली होगी और अभी तक भी नहीं बनाई है तो मैं क्या बोलूं भाई, बहुत ही शर्म की बात है। मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है कि आपने अभी तक कॉपी नहीं बनाई है। ठीक है भाई, मत बनाओ, मैं तो क्या कर सकता हूं। तो आज हम एक नया चैप्टर दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी। तो ये आज हमारा एक नया चैप्टर यहां पर स्टार्ट होने जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि वो इंडेक्स भी बनाते हैं। वो क्या करते हैं जी, आगे लिख लेते हैं भाई ये चैप्टर जो है ना, इसके यहां से फलाना पेज नंबर से यहां तक ये चैप्टर आएगा। तो अगर आप ऐसा कर लेते हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब आप रिवीजन करने लगोगे तो आपको बार बार पेज नहीं पलटने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा भाई, स्टार्टिंग में जाओ, इंडेक्स देखो कौन से पेज नंबर से कौन सा चैप्टर शुरू होता है। तो अगर आप ऐसी कॉपी बना रहे हो तो भाई बहुत ही अच्छा। अगर उसमें इंडेक्स नहीं भी है तो भी आप भी बना सकते हो इंडेक्स। 2 पेज छोड़कर लिखना शुरू करोगे तो बनेगा। ऐसे स्केल से लाइन खींचना और इंडेक्स बना लेना। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो चार्ज ऑफ जीएसटी। तो आज हम चार्ज ऑफ जीएसटी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों चार्ज ऑफ जीएसटी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। क्या बताया था मैंने पहले, एक बार फिर से यहां पर रिपीट कर देता हूं। मैंने पहले क्या बताया था आपको दोस्तों, मैंने 2 बातें बताई थी कि जो जीएसटी होता है, जीएसटी इज लेविएबल ऑन। जीएसटी किस पे लगाया जाता है? जीएसटी दोस्तों 2 चीजों पे लगाया जाता है। एक का नाम होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। एक का नाम तो क्या होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, है ना। और दूसरा नाम होता है इंटर स्टेट सप्लाई। एक का नाम तो होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक का नाम होता है इंटर स्टेट सप्लाई। अच्छा दोस्तों, ये जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, ये जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, इंट्रा का मतलब होता है विद इन अ स्टेट, और यू कैन से विद इन अ यूटी। विद इन अ स्टेट बोलो या आप उसको विद इन अ यूटी बोलो, उसको हम इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। और इसके ऊपर लगाया जाता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और अगर ये यूनियन टेरिटरी में है तो यूटी जीएसटी। अच्छा दोस्तों, ये बात मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी कि अगर मान लो सीजीएसटी हमारा 9% है, लिखना मत ऐसे ही बता रहा हूं, तो हमारा एसजीएसटी भी 9% होगा। मतलब जितना सीजीएसटी का रेट होता है उतना ही एसजीएसटी का रेट होता है। हाँ, अगर यही ट्रांजैक्शन अंडमान में हो रहा है, मान या मत मान, मैं हूं अंडमान, तो अंडमान क्या है दोस्तों, अंडमान यूनियन टेरिटरी है। बहुत अच्छी जगह है, अगर आप नहीं गए हो तो अंडमान जरूर जाकर आइएगा। इट्स ए वेरी नाइस प्लेस।
हाँ सर हम गए थे, वहां पर बीच होते हैं। चुप करो। तो CGST होता है और एक होता है UTGST। अच्छा, यही ट्रांजेक्शन अगर राजस्थान में करोगे तो क्या लगेगा? CGST प्लस SGST। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन अगर दिल्ली में हो तो, दिल्ली में हो तो क्या लगेगा? बिल्कुल गलत जवाब। मैंने पहले दिन ही बताया था कि भाई वैसे तो दिल्ली यूटी है, लेकिन जीएसटी में उसको स्टेट ट्रीट किया गया है, क्योंकि वहां पर एक स्टेट का मुख्यमंत्री होता है भाई। दिल्ली पौंडीचेरी, दिल्ली पौंडीचेरी ये जो है, इनको दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, इनको भाई आप स्टेट की तरह ट्रीट करो। चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ का भी नाम था उसमें, चंडीगढ़ का था क्या? दिल्ली था, पौंडीचेरी था, एक और था, J&K था शायद, हाँ J&K। तो ये जो यूनियन टेरिटरी है, इनको स्टेट के भी पावर मिले हुए हैं। तो भाई अगर दिल्ली में ट्रांजैक्शन होगा तो UTGST मत लगा दियो, C और SGST लगेगा। अभी खोल के देखेंगे, ये नहीं पहले से पढ़कर आए। चलो अच्छा, एक बात और बता देता हूं, ये जो रेट होती है ना, ये लिख लो आप, जीएसटी की रेट 20% से ज्यादा नहीं हो सकती। ये आपको लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये नीचे वाला, ये तो एग्जाम्पल था मेरा, ये लिखना है। 20% से ज्यादा टैक्स नहीं लगाया जा सकता। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये भी, सॉरी, आप ये कह सकते हो कि यहां पर भी जो मैक्सिमम रेट होगी वो 20% होगी, और यहां पर भी जो मैक्सिमम रेट होगी वो 20% होगी। तो द टैक्स रेट कैन नॉट बी मोर देन 20%, मतलब कम हो सकती है लेकिन 20 से ज्यादा नहीं हो सकती। दोस्तों अगर कोई सप्लाई इंटर स्टेट है, कैसे है? इंटर स्टेट। अगर कोई सप्लाई कैसे है? इंटर स्टेट। इंटर का मतलब क्या होता है? एक राज्य से दूसरे राज्य में, या एक यूटी से दूसरी यूटी में, या एक स्टेट से दूसरी यूटी में, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। ये सब मैंने बताए थे आपको। इसको बोलते हैं इंटर स्टेट। और इंटर स्टेट पर जो जीएसटी लगता है ना, उसका नाम होता है आईजीएसटी। ओहो, क्या नाम होता है? आईजीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड जीएसटी। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो आईजीएसटी होता है ना, ये सी और एस जीएसटी के टोटल के बराबर होता है। जैसे मान लो सीजीएसटी की रेट सरकार ने 9% बनाई, तो एस की भी 9 होगी, तो बताओ आई की क्या होगी? 18% होगी। मान लो सीजीएसटी की रेट 12 है, तो एस की 12, तो मैं अगर आई पूछ लूं तो 24% होगी। तो सर फिर इसका मतलब ये होना चाहिए कि आईजीएसटी की जो मैक्सिमम रेट है वो 40 से ज्यादा नहीं हो सकती। मन का भाई आपको कैसे पता चला कि सर वो हमको लग जाता है पता, है ना? तो मैक्सिमम रेट किससे ज्यादा नहीं हो सकती? 40% से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब कानून जो लॉ बनाया है, सरकार चाहे तो 40% से ज्यादा तो लगा ही नहीं सकती। सरकार को भी एक्ट में चेंज करना पड़ेगा। एक्ट में लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया सर। सर एक बात बताना, ये जो जीएसटी लगाते हैं, चलो रेट तो हमें पता चल गई कि भाई 20% से ज्यादा नहीं होती और आईजीएसटी 40 से ज्यादा नहीं होती। ये एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। सर एक बात बताओ, ये जो जीएसटी हम लगाते हैं, ये जीएसटी लगाते किसके ऊपर हैं? अच्छा सर, रेट याद करनी पड़ती है क्या? देखो ये बिल्कुल नॉनसेंस क्वेश्चन है। रेट आप थोड़ी याद करोगे, ऐसे तो हजारों लाखों गुड्स हैं, किस किस की टैक्स रेट याद करोगे? टैक्स रेट ऑलवेज गिवन इन योर क्वेश्चन। आपको जो पढ़ाया जा रहा है ना वो याद कर लो, आप टैक्स रेट याद करेंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो टैक्स रेट होती है ये लगाई किस पर जाती है? ओके, ये लगाई जाती है ऑन द वैल्यू। अच्छा,
ऑन द वैल्यू एज पर सेक्शन 15। हमारे कानून में सीजीएसटी एक्ट में, क्योंकि मैं सारे सेक्शन सीजीएसटी के ही पढ़ा रहा हूं, बताओ मैं एसजीएसटी क्यों नहीं पढ़ा रहा? मैं एसजीएसटी के सेक्शन क्यों नहीं पढ़ा रहा? मैं सीजीएसटी क्यों पढ़ा रहा हूं आप? क्योंकि भाई जो सीजीएसटी में लिखा है वही तो एसजीएसटी में लिखा है। अच्छा सर हमें अपने आप याद हो रहा है एसजीएसटी। हाँ, एक सीजीएसटी पढ़ोगे ना तो 31 एसजीएसटी कानून याद हो गए आपको। सर ये तो बहुत गजब बात है, मतलब मैं इतने कानून का ज्ञाता हो गया। ऑन द वैल्यू एज पर सेक्शन 15, तो जो सेक्शन 15 में जो वैल्यू बताई गई है ना उसके ऊपर हम जीएसटी लगाते हैं। ओके, बहुत बढ़िया सर, आगे लिखो। इट इज कलेक्टेड एंड पेड बाई टैक्सेबल पर्सन। अच्छा, इट इज कलेक्टेड एंड पेड बाई टैक्सेबल पर्सन। ये जो टैक्स होता है इसे कलेक्ट किया जाता है पहले, फिर पे किया जाता है। कौन करता है ये सारे काम? टैक्सेबल पर्सन। अब आप बोलोगे सर ये टैक्सेबल पर्सन कौन है? अभी बताता हूं टैक्सेबल पर्सन कौन है, ये भी बताता हूं। लेकिन एक बात याद रखना भाई, एक बहुत खतरनाक चीज है, उसको छोड़ देना। और वो खतरनाक चीज पता है क्या है? एल्कोहलिक लिकर। हाँ सर, ये मतलब आप शराब की बात कर रहे हो? हाँ जी, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सोमरस। एल्कोहलिक लिकर, एल्कोहलिक जो लिकर होती है ना, शराब होती है, कौन सी शराब की बात कर रहा हूं मैं? फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, गंदी गंदी चीज, एल्कोहलिक लिकर। तो इसको छोड़कर, वैसे तो ये भी गुड्स है, ये भी तो गुड्स होती है भाई। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि सरकार एल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी नहीं लगाएगी? तो सर इसका मतलब तो सरकार फिर शराब को बढ़ावा दे रही है टैक्स नहीं लगा के। मतलब सरकार ये कह रही है खूब पियो। अरे भाई, एल्कोहलिक लिकर पर जीएसटी कानून एप्लीकेबल नहीं है। तो सर नहीं है तो इसका मतलब यही तो हुआ ना कि टैक्स नहीं लगेगा। अरे तो और बहुत सारे लग रहे हैं, बिकॉज एल्कोहलिक लिकर पर ड्यूटी लगाने का एक्सक्लूसिव पावर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 246 स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और स्टेट गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया था कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट सुन लो एक बात, तुमको जीएसटी लाना है देश में ले आओ, तुमको बराबर बराबर टैक्स रेवेन्यू बांटना है बांट लो, हर प्रोडक्ट सर्विस पर हम तैयार हैं, लेकिन हम एक चीज को नहीं छोड़ेंगे। बोले क्या? बोले उसका नाम है एल्कोहलिक लिकर। कि क्यों भाई, तुमको इतना लगाव क्यों है एल्कोहलिक लिकर से? कि अरे सर यही तो वो चीज है जो अपने आप सेल होती है, इसकी सेल बहुत ज्यादा है और राज्य सरकार ये कह रही है जी इस पे सारा टैक्स हम ही लेंगे, हम केंद्र सरकार के साथ बांटेंगे नहीं। क्योंकि अगर आप इसको भी जीएसटी में ले आते तो सोचो जितना सेंट्रल को मिलता उतना ही स्टेट को मिलता। तो स्टेट ने सफा मना कर दिया कि भाई एल्कोहलिक लिकर पर कोई बात नहीं होगी, ध्यान रखना। तो आज भी दोस्तों हमारे देश के संविधान में, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में एल्कोहलिक लिकर पर टैक्स लगाने की जो एक्सक्लूसिव पावर है वो केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और स्टेट गवर्नमेंट उसे किसी भी कीमत पर बांटना नहीं चाहती, क्योंकि राज्य सरकार कहती है भाई हमारे को वैसे ही कम रेवेन्यू मिलता है, केंद्र तुम्हारे पास तो कितनी चीजें हैं, तुम्हारे पास तो बहुत सारी चीजें हैं भाई, हमारे पास क्या है? हमारे पास तो ले दे के बस ये मतलब एक एल्कोहलिक लिकर है जिस पर हमको इतना टैक्स मिलता है, हमारे देश की, हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था डिपेंड है भाई, हम कैसे बांट लें? तो केंद्र ने कहा भाई कोई बात नहीं यार, तुम रख लो इसको, मुझे तो बाकी चीजों पे बांट लेंगे, तो एल्कोहलिक लिकर को छोड़कर। तो ये मत सोच लेना कि सरकार एल्कोहलिक लिकर को बढ़ावा दे रही है, ना जी ना, बढ़ावा नहीं दे रही। स्टेट गवर्नमेंट जमकर टैक्स लगाती है। जो पुराने टैक्स थे जैसे एक्साइज ड्यूटी, जैसे वैट जिसको सेल टैक्स बोलते हैं, तो ये पुराने टैक्स, और ये टैक्स तो बहुत ज्यादा लगाती है। आप तो कह रहे हो 40%, अरे इस पर तो 70, 80% टैक्स है, फिर भी सेल बहुत ज्यादा है, कम होती ही नहीं है।
और बिना एडवर्टीजमेंट। चलो, तो एल्कोहलिक लिकर को छोड़कर ये ध्यान रखना भाई, बाकी सारे गुड्स और सर्विस। अच्छा, ये जो टैक्स होता है इसको जमा कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? टैक्सेबल पर्सन की। किसकी होती है? टैक्सेबल पर्सन की। जरूरी नहीं है कि इसका बर्डन टैक्सेबल पर्सन पे आएगा, लेकिन जमा कौन कराएगा? मतलब जैसे आप दुकानदार से सामान लाते हो तो दुकानदार क्या करता है? आपसे टैक्स लेता है, तो बर्डन तो आप पे आया ना। लेकिन आप थोड़ी गवर्नमेंट को जमा कराने जाते हो। आप गए हो आज तक? आप कई बार कुरकुरे का पैकेट खरीद के खा लिए, आपने टैक्स जमा कराया उसका? गवर्नमेंट को नहीं कराया, क्योंकि आपने उसका टैक्स ऑलरेडी दुकानदार को दे दिया उसमें जोड़कर प्राइस में। तो इसको जमा कौन कराएगा? जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, वो कराएगा। सर अगर वो ना कराए तो वो सरकार पकड़ लेगी उसको। सर हमारे पास में एक अंकल रहते हैं, वो तो कभी नहीं जमा कराते गवर्नमेंट को। अरे वो कराते हैं जमा, वो जहां कंपनी से बनकर आता है ना, वो कंपनी जमा कराती है। अच्छा सर पता नहीं, हमको तो 10 रुपए का देते हैं। चलो कोई बात नहीं। टैक्सेबल पर्सन। अब हम एक काम करते हैं, यहां पर एक वर्ड आया था, क्या नाम था उसका? टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन। तो भाई ये टैक्सेबल पर्सन क्या होता है ना? टैक्सेबल पर्सन किसको कहते हैं? लिख लो, पहला लिखो, पर्सन हु इज रजिस्टर्ड। पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। कोई भी पर्सन जो जीएसटी में क्या है? रजिस्टर्ड है। बहुत बढ़िया। हाँ, जैसे दुकानदार होता है तो वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है। एक और लिखो, पर्सन हु इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अच्छा, एक तो वो लोग होते हैं जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा के बैठे हैं, जिन्होंने जीएसटी के कानून में अपना क्या करवाया है? रजिस्ट्रेशन। तो जितने भी व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो कराते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइबल तो हैं। अब आप बोलोगे सर रजिस्ट्रेशन किसको कराना पड़ता है जीएसटी में? तो भाई जीएसटी में क्या होता है, टर्नओवर पर एक लिमिट होती है। टर्नओवर बोले तो सेल्स, मतलब आप अगर पूरे साल भर में एक स्पेसिफाइड लिमिट है, उससे ज्यादा सेल कर दोगे तो इसका मतलब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइबल हो जाते हो। वो जब रजिस्ट्रेशन चैप्टर आएगा वहां मैं वो लिमिट भी पढ़ाऊंगा। जैसे 10 लाख की लिमिट होती है, कुछ लोगों के लिए 20 लाख की लिमिट होती है, कुछ लोगों के लिए 40 लाख की लिमिट होती है। तो वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो। इट मे बी 10 लाख, इट मे बी 20 लाख, इट मे बी 40 लाख। तो अगर आपका टर्नओवर पूरे फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से मार्च के बीच में किसी भी पॉइंट पर अगर उस लिमिट को क्या कर गया? क्रॉस। अच्छा, उस लिमिट को मैं बोलता हूं थ्रेशोल्ड लिमिट। कौन सी लिमिट? तो जैसे ही वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होती है, इसका मतलब यू आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। आप रजिस्ट्रेशन के लिए क्या हो गए? लाइबल। पर आप हो बिल्कुल बेकार इंसान, लाइबल होने के बाद भी आप क्या नहीं कराते हो? रजिस्ट्रेशन। आपको कोई होश ही नहीं है। आपको तो ऐसा लग रहा है भाई हो गया तो हो गया, मैं क्या करूं इसमें। ये नहीं भाई किसी से जाकर मिले ऑफिस में, कोई सीए से बात करें, आप तो बस बेचे जा रहे हो, मशीन बना रखी बेचने की। अच्छा, आपके एक दिन क्या हुआ जी, जीएसटी वाले आ गए। वो क्या किए जी, वहां से निकल रहे थे कि यार इसकी सेल बहुत ज्यादा है, बहुत लाइन लग रही है इसकी दुकान पे। जाकर देखा तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। फिर उससे पूछा तुम्हारी सेल्स बताओ, कि तुम पता कर लो, मेरे को क्या पता कितनी सेल्स है। जब उसकी सेल्स पता करी तो हाय राम, आंखें खुली की खुली रह गई। 1-1 करोड़ की सेल कर रहा महीने की। तो इसका मतलब वो बंदा क्या था? लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। क्या था वो? हाँ, उसने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं था, लेकिन वो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड था।
तो जो लोग लाइबल टू बी रजिस्टर्ड होते हैं उन्हें भी हम क्या बोलते हैं? टैक्सेबल पर्सन। तो टैक्सेबल पर्सन का मतलब जो रजिस्टर्ड है वो तो आएगा ही आएगा, जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है उसे भी हम टैक्सेबल पर्सन बोलेंगे, उसे भी हम क्या बोलेंगे? टैक्सेबल पर्सन। तो जैसे एक तो आप पढ़ाई करने वाले बच्चे हो, आप पढ़ते हो, और एक आपको पढ़ना चाहिए, दो बात होती है ना, ये भी वही वाली बात है। तो अगर आप जीएसटी के लॉ में रजिस्टर्ड हो तो भी आप टैक्सेबल पर्सन हो, और अगर आप लाइबल थे, आपने नहीं कराया, तो भी आप टैक्सेबल पर्सन होते हो। इज इट क्लियर? पक्का पक्का? चलो, तो भाई कोई भी दुकानदार जो भी आपको माल बेचेगा वो आपसे टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को जमा कराएगा, अब वो चाहे रजिस्टर्ड हो या वो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हो। बहुत बढ़िया। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सप्लाईज ऑन विच जीएसटी लेविएड फ्रॉम a notified date. Supplies on which GST levied from notified date. Notified date. Notified date. Supplies on which GST levied from a notified date. मैं आपको कुछ ऐसी सप्लाईज के बारे में बताऊंगा, मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के नाम दूंगा जो जीएसटी कानून के अंदर एक्सक्लूड तो नहीं है, जैसे अल्कोहलिक लिकर तो एक्सक्लूड ही थी। मैं ऐसे आइटम्स के नाम बताऊंगा जो एक्सक्लूड तो नहीं है, लेकिन दोस्तों वहां पर अभी जीएसटी उस पर लगना नोटिफाइड नहीं किया गया है। मतलब एक तरह से ये समझ लो कि ये वैसे लिकर के बराबर ही है। कौन है ये नाम? मतलब लिकर को तो मना ही कर दिया, पर ये वो आइटम है जिनको ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मना नहीं किया, लेकिन वो मना करने के बराबर ही है कि उस पे जीएसटी किस दिन से लगेगा, बोले वो डेट सरकार बताएगी, और अभी तक सरकार ने बताई नहीं है। अब बताएगी, जब बताएगी, देखो कब बताती है। उसमें नाम आता है भाई, पहला नाम आता है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्रूड, क्रूड लिख लो, पेट्रोलियम क्रूड। दूसरा लिख लो हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल। फिर लिख लो मोटर स्प्रिट, मोटर स्प्रिट। फिर लिख लो नेचुरल गैस। फिर लिख लो एविएशन टरबाइन फ्यूल। ये 5 नाम आपको याद रखने हैं भाई। ये 5 नाम वो हैं जिन पर अभी तक सरकार ने जीएसटी नहीं लगाया है। जीएसटी कब से लगेगा, इसके लिए सरकार डेट नोटिफाइड करेगी, तो उस डेट से इनके ऊपर क्या लगेगा? जीएसटी। जैसे क्रूड क्या होता है? ये पेट्रोलियम क्रूड, ये होता है कच्चा तेल। आप जो पेट्रोल डीजल देखते हो वो कच्चा नहीं है, वो तो फाइनल रिफाइंड होकर आ गया। कच्चा तो वो होता है भाई जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है, बहुत गंदा होता है, काला काला होता है, पता होगा आपको। तो वो तो काला काला बहुत ही गंदा होता है, क्रूड ऑयल होता है वो। तो कुछ तो हमारे यहाँ निकलता है, ज्यादातर हमको इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, ईरान इराक से बड़े बड़े कंटेनर में आता है, क्रूड ऑयल बोलते हैं उसको, है ना। तो क्रूड ऑयल पर हमारे देश में जीएसटी नहीं है। अच्छा, फिर ये जो क्रूड ऑयल होता है ना, इससे रिफाइंड करके पेट्रोल बनाया जाता है, जिसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं मोटर स्प्रिट। पेट्रोल को क्या बोलते हैं? अब कभी कहीं पेट्रोल पंप पे जाके ये मत बोलते ना मोटर स्प्रिट दे दे, वो सोच रहा है भाई क्या चीज है, हम तो बेचते ही नहीं है। फिर आप लड़ रहे हो कि तुमको यही नहीं पता इसको मोटर स्प्रिट बोलते हैं। तो मोटर स्प्रिट का मतलब पेट्रोल ही है जिसको आप पेट्रोल बोलते हो।
फिर डीजल बनता है, हाई स्पीड डीजल, ये सब क्रूड से बनने वाली चीजें हैं। एक होती है नेचुरल गैस, जैसे एलपीजी वगैरह होती है नेचुरल गैस, सीएनजी होती है, ये सब नेचुरल गैस है। एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये क्या होता है? इसको शॉर्ट में बोलते हैं एटीएफ। ये पता है क्या चीज होती है? बताओ। ये हवाई जहाज में डलने वाला पेट्रोल है। हवाई जहाज का है ये सुपर रिफाइंड होता है। कहीं आप अपनी गाड़ी में मत डाल दियो, पता चला गाड़ी उड़ रही है आपकी। इट इज कॉल्ड एविएशन टरबाइन फ्यूल। एक गाड़ी, एक फरारी कार है, उसमें भी एटीएफ डलता है, उसमें नॉर्मल पेट्रोल नहीं डलता है। तो एटीएफ का मतलब है एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो ये वो 5 चीजें हैं भाई जिन पर जीएसटी अभी तक नहीं लग रहा। तो सर कब से लगेगा? जब सरकार डेट नोटिफाइड करेगी। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि सरकार इन पे टैक्स नहीं लगाना चाहती? अरे इन पर टैक्स ऑलरेडी लग रहा है। कैसे लग रहा है? वैसे ही जैसे पहले लगा करता था। 2017 से जीएसटी आया हमारी कंट्री में, तो उसके पहले से जो पुराने टैक्स लगते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, जैसे वैट, जैसे सेल टैक्स, वो सब लगते हैं इसके ऊपर। मतलब क्या है जी, मैं समझाता हूं। देखो चक्कर क्या है, ये वो आइटम है जिन पर सरकार को बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता है। तो पेट्रोलियम है, हाई स्पीड है, इन पर एक्साइज लगती है जब आप इनको बनाते हो, जब आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हो, और वो एक्साइज पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। फिर ये सामान जब स्टेट में बिकता है तो उसके ऊपर वैट लगता है। वैट मतलब सेल टैक्स, वो पूरा का पूरा राज्य सरकार लेती है। तो जब जीएसटी लगाने की बात आई थी ना, तो सेंट्रल और स्टेट ने मना कर दिया, भाई ये आइटम से हम ज्यादा रेवेन्यू कमाते हैं तो अपन इनको जीएसटी में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि कोई अपनी रेवेन्यू शेयर नहीं करना चाहता। राज्य कह रहा है भाई मैं भी नहीं करना चाहता, सेंट्रल कह रही है मैं भी नहीं करना चाहती। तो भाई एक काम करो यार, जिस पे नहीं करना चाहते उनको छोड़ दो, बाकी पे तो लाओ। जैसे कई बच्चे कहते हैं सर ये मेरे को है ना ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा। अरे तो नहीं आ रहा तो भाई उसको छोड़ दे, बाकी के तो पढ़। कि सर वो फिर मन ही नहीं कर रहा, देखो ये तो गलत बात है आपकी। तो ये वो 5 आइटम हैं जिन पर पुराना लॉ एप्लीकेबल हो रहा है। इसके पीछे एक कारण भी बताता हूं। आज आपने पढ़ा कि जीएसटी की मैक्सिमम रेट 40% है, हाईएस्ट। और अगर मैं पुराने टैक्सेस की बात करूं ना, तो पेट्रोल डीजल पर अगर सारे टैक्स जोड़ दिए जाएं, आपको पता है आज पेट्रोल अगर 110 120 रुपए का आ रहा है, तो अगर उसमें से सारे टैक्स हटा दिए जाएं तो वो 34 रुपए का है, 34। तो सर फिर ये बाकी क्या है? टैक्स। मतलब कितने 100 क्या पता नहीं कितने गुना टैक्स लग रहा है, ये देखो आप। तो सरकार क्यों लाएगी इसको जीएसटी में? पागल थोड़ी है। तो अभी भाई इन पर जीएसटी नहीं लग रहा है, ध्यान रखना। पेट्रोलियम हो गया, क्रूड हो गया, मोटर स्पिरिट हो गया। सर एक बात बताओ, जैसे ये गाड़ियों में है ना वो डलता है इंजन ऑयल, जो गाड़ियां होती है ना इनमें एक इंजन ऑयल डलता है। इंजन ऑयल का मतलब एक ऑयल डलता है इंजन के अंदर जिससे भाई इंजन स्मूथ चले, वो चले। उस पे कौन सा टैक्स लगता है? अरे वो पेट्रोल है क्या? वो डीजल है क्या? वो क्रूड है क्या? वो नेचुरल गैस है क्या? वो एटीएफ है क्या? तो उस पे तो नॉर्मल जीएसटी लगेगी, उसको थोड़ी एक्सक्लूड कर रखा है। अब कई बच्चे सोचते हैं अरे ये तो गाड़ी का ही है इंजन ऑयल, तो अरे सर ने मना किया था इस पे लगाने से। मैंने आज तक मना नहीं किया, बताओ कब मना किया? तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आ जाए, भाई इंजन ऑयल की बात हो रही है, आप कह रहे हो नो इस पे तो जीएसटी नहीं लगता। अरे सोचो तो सही किस पे नहीं लगता। ये 5 आइटम है और एक वो एल्कोहलिक लिकर, शराब, जिसको एक्सक्लूड कर रखा है। चलो भाई ये एक तरह से एक्सक्लूड करने के देखो बराबर ही है, पागल बना रहे हैं कि डेट नोटिफाइड। अरे तो जब डेट नोटिफाइड तो इसका मतलब तुम इस पे भी नहीं लगा रहे, सीधी सी बात है। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देयर आर सर्टेन कैटेगरी ऑफ
goods, there are certain category of goods and services on which GST is applicable on reverse charge basis. Reverse charge basis. Reverse charge basis. Notified by GST Council oblique government. Notified by GST Council oblique government. गुड्स और सर्विसेज को आप यहां पर स्पेसिफिकली अंडरलाइन कर लेना और नोटिफाइड को भी अंडरलाइन कर लेना। तो दोस्तों यहां पर एक रिवर्स चार्ज बेसिस होता है। रिवर्स चार्ज, एक रिवर्स चार्ज बेसिस होता है। चलो एक पॉइंट और लिख लो, फिर समझाता हूं रिवर्स चार्ज के बारे में। देयर आर certain category, there are certain category of goods and services, there are certain category of goods and services notified, ब्रैकेट में लिख लो नोटिफाइड, ब्रैकेट में लिख लो नोटिफाइड एंड रेसिपिएंट, यहां पर भी ब्रैकेट में लिख लो नोटिफाइड, ब्रैकेट में लिख लो नोटिफाइड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड person, unregistered person, unregistered person, unregistered person, notified by GST Council oblique government, notified by GST Council oblique government, paid on RCM basis, paid on RCM basis, paid on RCM basis। तो देखो भाई बात क्या है, लॉ के अंदर दो चीजें होती है, लिखना मत, अभी मैं प्रॉपर लिखवा दूंगा आपको, केवल मैं समझा रहा हूं। एक तो है मान लो मिस्टर ए और एक है दोस्तों मिस्टर बी। एक का नाम है मिस्टर ए और एक का नाम है मिस्टर बी। मान लो मिस्टर ए तो है हमारा यहां पर सप्लायर, क्या नाम है इसका, सप्लायर, और मिस्टर बी जो है वो है मान लो हमारा रेसिपिएंट। मिस्टर ए तो है सप्लायर और जो मिस्टर बी है वो है हमारा रेसिपिएंट। ठीक है जी। तो सप्लायर का मतलब होता है भाई वो माल की या सर्विस की सप्लाई करेगा, गुड्स और सर्विस की, क्या करेगा, गुड्स और सर्विस की सप्लाई करेगा, राइट। तो वो क्या करेगा, जैसे उसने 100 रुपए की सप्लाई करी तो वो मान लो 18% जीएसटी रेट है तो वो उसमें 18 रुपए जोड़ेगा और सामने वाले को बिल बना के देगा और उसको रेसिपिएंट से कितने पैसे मिलेंगे, 118। तो उसने कलेक्ट कर लिए 100 रुपए सामान के, 18 रुपए जीएसटी के। तो वो क्या करेगा, 100 तो अपने पास रख लेगा और ये जो 18 रुपए का टैक्स है
वो इसे गवर्नमेंट को जमा कराएगा। मतलब सरकार ने कहा देखो सप्लायर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम ये टैक्स रेसिपिएंट से कलेक्ट करो और हमें जमा कराओ। कि जी वो दे ही नहीं रहा, कि हमें नहीं पता वो दे रहा है नहीं दे रहा, आप माल मत बेचो नहीं दे रहा तो। बोले ये क्या बात हुई कि यही बात है, हम तो आपसे मांगेंगे, जिम्मेदारी तुम्हारी है। अच्छा मान लो सप्लायर ने 100 रुपए में ही माल बेच दिया सामने वाले को और टैक्स लिया ही नहीं उससे, तो सरकार पता है हाथ मुंह धो के पीछे पड़ जाएगी। वो कहेगी सप्लायर हम नहीं जानते तुमने टैक्स क्यों नहीं लिया, कि जी मेरे को पता ही नहीं था, कि कोई बात नहीं पता नहीं था, तो ऐसे करो तुमने 100 रुपए लिए हैं ना, तो तुम इसमें नीचे 118 का डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई किससे कर दो 18 से। बोले हम तो ये मानेंगे कि जो पैसे तुमको मिले हैं ना उसमें तुम्हारा टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड था। कि भाई ये क्या बात, कि हाँ जी यही बात है। तो 100 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 18, मतलब आपको 15 रुपए 25 पैसे गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है, सप्लायर की। इसको दोस्तों लॉ की भाषा में बोलते हैं FCM। FCM का मतलब है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म होता है ये, इसको नॉर्मल चार्ज भी बोलते हैं, कि ये एक नॉर्मल तरीका है जीएसटी में कि जितने भी सप्लायर होंगे वो रेसिपिएंट पर बर्डन डालेंगे। अच्छा बताओ पैसे किसके लगेंगे, रेसिपिएंट के। जेब किसकी कटेगी, रेसिपिएंट की। दर्द किसको होगा, रेसिपिएंट को। लेकिन सरकार मांगेगी किससे, सप्लायर से। तो सप्लायर क्या करता है भाई, इसमें बर्डन को शिफ्ट करता है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट। तो ऐसा ही होता है हमेशा जीएसटी में। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस, कानून में कुछ एक्सेप्शनल केसेस बताए गए हैं। वो केसेस हैं जहां पर टैक्स जमा कराने की जो जिम्मेदारी है, आप लिखना मत अभी मैं लिखवा दूंगा, वो किस पर डाल दी गई है, रेसिपिएंट पे। मतलब ए अगर सप्लायर है तो वो सामने वाले को जो बिल बनाकर देगा बी को, वो कितने का देगा, 100 का देगा या 118 का, 100 का देगा। तो बी कहेगा अरे इसमें तो टैक्स ही नहीं है, तो ए कहेगा भाई मुझे मतलब नहीं है टैक्स, तू मेरे 100 रुपए दे दे, क्योंकि जिम्मेदारी किस पर डाल दी। तो सरकार को जो टैक्स जमा कराने की जिम्मेदारी है वो बी पर आ जाएगी। इसको बोलते हैं RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये कौन सा मैकेनिज्म है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर टैक्स बी के हाथों से जमा हो जाए या बी के कर कमलों से जमा हो जाए तो भी बर्डन किस पर आया, बी पर ही आया। और पहले वाले केस में ए ने जमा करा दिया था तो भी बर्डन किस पर आया था। तो बर्डन तो हमेशा बी पर ही आना है भाई। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे, बर्डन तो हमेशा रेसिपिएंट पर ही आना है। बस इतना सा है कि जब नॉर्मल चार्ज होता है तो गवर्नमेंट टैक्स जमा कराने के लिए सप्लायर को बोलती है, और जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है तो गवर्नमेंट टैक्स जमा कराने के लिए रेसिपिएंट को बोलती है। बाकी अल्टीमेटली जेब तो रेसिपिएंट की कटनी है। आप मेरी बात को समझ रहे हो या नहीं। तो सर सरकार ऐसा क्यों करती है, सरकार ऐसा क्यों करती है, सरकार ऐसा क्यों करती है। दोस्तों सरकार ऐसा इसलिए करती है क्योंकि सरकार को कुछ ऐसी सिचुएशंस मिली हैं, सरकार को कुछ ऐसी सिचुएशंस लगती है जहां पर गवर्नमेंट इसका बर्डन सप्लायर पर नहीं डालना चाहती। सरकार इसका बर्डन सप्लायर पर नहीं डालना चाहती। वो सिचुएशन जब आप पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा। तो देखो मैंने क्या लिखवाया है, मैंने आपको दो बातें लिखवाई है। पहली चीज मैंने क्या लिखवाई है, देयर आर सर्टेन कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब मैं कुछ गुड्स के नाम बताऊंगा और दोस्तों मैं आपको कुछ सर्विसेज के नाम बताऊंगा, मैं आपको कुछ गुड्स के नाम बताऊंगा और मैं आपको कुछ सर्विसेज के नाम बताऊंगा जहां पर टैक्स जमा कराने की जो जिम्मेदारी है वो आरसीएम बेसिस पर होगी। अच्छा वो गुड्स और सर्विस कौन कौन से होंगे दोस्तों, उन्हें गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है। अब वो कौन कौन से गुड्स और सर्विस हैं जिन पर आरसीएम लगता है वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं, राइट।
मैं उन गुड्स और सर्विस के नाम आपको बताने वाला हूं जहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात, देयर आर सर्टेन कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दोस्तों यहां पर कुछ गुड्स और सर्विसेज की कैटेगरी बताई गई है जो आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करते हो। मतलब ए ने बी को कोई सप्लाई दी और ए कौन था? अनरजिस्टर्ड। ए कौन था? अनरजिस्टर्ड। मतलब वो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल भी नहीं था और उसको रजिस्ट्रेशन कराना भी नहीं था। तो आपने वो सर्विस या गुड्स किससे ले लिए? ए से ले लिए। किससे ले लिए? ए से ले लिए। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस कानून में बताई गई है कि जब आप कोई भी गुड्स और सर्विस की सप्लाई किससे लेते हो? अनरजिस्टर्ड से। तो देखो अनरजिस्टर्ड तो आपसे टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कैसे करवाएगा, क्योंकि उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो वहां पर भी सरकार ने जिम्मेदारी किस पे डाली हुई है? रेसिपिएंट पे, मतलब मिस्टर पी पे। तो वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है, वो मुझे आपको नोट करवानी है। तो चलिए भाई लिखते हैं। पहले तो आप इस एग्जाम्पल को मैं यहां से हटा देता हूं। चलिए सबसे पहले तो आप लिख लो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ब्रैकेट में लिख लो आरसीएम। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ब्रैकेट में लिख लो आरसीएम। पहले तो आरसीएम का मतलब लिख लो, फिर मैं आपको वो जितनी भी नोटिफाइड चीजें हैं ना वो सारी बताऊंगा। चलो जी, तो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है भाई, इसके बारे में लिखते हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का क्या मतलब है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लिखो, नॉर्मली सप्लायर liable to collect tax and pay to government. Normally supplier liable to collect tax and pay to government, but in case of RCM, but in case of RCM रेसिपिएंट डैश लगा के लिखना, रेसिपिएंट डैश लगा के लिखना, रेसिपिएंट इज लाइबल फॉर द सेम। But in case of RCM, recipient is liable for the same. Recipient is liable for the same. Recipient is liable for the same. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, it means all burdens
burdens which was on supplier will be transferred on recipient like compliance and deposit of tax, etc. डिपोजिट ऑफ टैक्स एक्सेट्रा। एक इसमें लिख लो स्टार लगा के, गुड्स नोटिफाइड अंडर RCM इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्कस मेंशन्ड इन क्वेश्चन। तो भाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? देखो, रिवर्स चार्ज को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई नॉर्मल चार्ज क्या होता है। तो नॉर्मल चार्ज का मतलब होता है कि सप्लायर इज लाइबल टू कलेक्ट एंड डिपोजिट द टैक्स। नॉर्मली ये जिम्मेदारी किस पर डाली जाती है? सप्लायर पर डाली जाती है। किस पर डाली जाती है? सप्लायर पर। ये जो टैक्स जमा कराने की जिम्मेदारी है ये किसकी होती है? सप्लायर की होती है। कि जो भी टैक्स है उसको कलेक्ट करके जमा कराना, ये एक तरह से सप्लायर की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है ये? सप्लायर की। लेकिन अगर मैं RCM की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं? RCM की। RCM मतलब रिवर्स चार्ज की बात करूं, तो ये जिम्मेदारी सप्लायर से शिफ्ट हो जाती है रेसिपिएंट पे। मतलब कुछ तो ऐसी परिस्थितियां रही होगी, कुछ ऐसी मजबूरी रही होगी गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट को वहां रेसिपिएंट को लाइबल करना पड़ा कि भाई रजिस्ट्रेशन वो भी तुम रेसिपिएंट तुम कराओ, टैक्स जमा कराने का काम भी तुम कराओ, GST में अगर कोई अदर कंप्लाइंस है वो भी तुम करो। सरकार को लगा कि भाई ये जिम्मेदारी हम सप्लायर पर नहीं डाल सकते, तो हम एक काम करते हैं, भाई वैसे भी टैक्स तो रेसिपिएंट का ही लगना है, तो हम एक काम करते हैं भाई ये जिम्मेदारी किस पर डाल देते हैं? रेसिपिएंट पे। तो जब जब सरकार को टेक्निकल डिफिकल्टी लगती है, सरकार को कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लगती हैं, तो सरकार उन चीजों को नोटिफाइड कर देती है लॉ में कि यहां सप्लायर की जगह जिम्मेदारी किसकी होगी? रेसिपिएंट की। तो इसका मतलब सप्लायर टैक्स कलेक्ट करने के लिए लाइबल ही नहीं है, सप्लायर उसको जमा कराने के लिए लाइबल ही नहीं है। लाइबल कौन है? रेसिपिएंट। अगर टैक्स जमा नहीं होगा तो सरकार पेनल्टी किससे लेगी? रेसिपिएंट से। तो उसको हम कानून की भाषा में बोलते हैं RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उल्टी गंगा बहना। तो उल्टी गंगा ऐसे बहती है, तो कई केसेस में उल्टी गंगा बहनी पड़ेगी। अब आप कहोगे सर हमको नाम बताओ वो कौन कौन से गुड्स और सर्विस हैं। तो भाई गुड्स के नाम आपको याद नहीं करने, तो सर अगर एग्जाम में आ गए तो भाई वो क्वेश्चन में बता देगा आपको कि भाई ये पर्टिकुलर गुड्स नोटिफाइड है। तो गुड्स के नाम आपको कभी याद नहीं करने, आपको जो नाम याद करने हैं वो सर्विस के करने हैं कि सर्विस कौन कौन सी है, क्योंकि गुड्स तो बहुत सारे हैं ना, इसलिए उनको उन्होंने नीड नॉट जरूरी नहीं किया उसको। आपको जो याद करना है वो क्या करना है? याद, सर्विस याद करनी है। चलो, तो मैं आप लोगों को सर्विसेज के नाम बता देता हूं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, जिनके ऊपर RCM एप्लीकेबल है। ठीक है, चलो तो लिखते हैं भाई, सर्विसेज नोटिफाइड अंडर RCM। सर्विसेज नोटिफाइड अंडर RCM। कौन कौन सी सर्विसेज है भाई जिसे RCM के अंदर नोटिफाइड किया गया है? सर्विसेज नोटिफाइड अंडर RCM।
सर्विसेज नोटिफाइड अंडर आरसीएम। सर्विसेज नोटिफाइड अंडर आरसीएम। भाई कौन कौन सी सर्विसेज है जिसको क्या किया गया है, नोटिफाइड। तो आप लिख लो उसमें सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट लिख लो, एनी सर्विस बाई जीटीए। जीटीए का मतलब होता है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, if not opting for FCM। FCM का मतलब होता है फॉरवर्ड चार्ज। नॉर्मल चार्ज बोलो या फॉरवर्ड चार्ज बोलो एक ही बात है ना। नॉर्मल चार्ज बोलो या फॉरवर्ड चार्ज बोलो एक ही बात है। अच्छा, जीटीए का मतलब क्या होता है ये भी लिख लो, मीनिंग ऑफ जीटीए। पता कैसे करोगे भाई जीटीए कौन होता है, तो इसमें लिख लो जीटीए इज ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स बाई रोड एंड इशू कंसाइनमेंट नोट, जिसको हम हिंदी में बिल्टी भी बोलते हैं। बिल्टी कंसाइनमेंट नोट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बिल्टी। ठीक है। अच्छा, ये जो सर्विस होती है वो किसको दी गई हो, सर्विसेज सप्लाइड टू, मतलब जीटीए ने सर्विस किसको दी हो उसमें लिख लो पहला नाम फैक्ट्री, दूसरा नाम लिख लो रजिस्टर्ड सोसाइटी, तीसरा नाम लिख लो कोऑपरेटिव सोसाइटी, फोर्थ पॉइंट लिख लो एनी रजिस्टर्ड पर्सन, एनी रजिस्टर्ड पर्सन। फिफ्थ पॉइंट लिख लो एनी बॉडी कॉरपोरेट, सिक्स पॉइंट लिख लो रजिस्टर्ड ऑब्लिक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप ऑब्लिक एओपी, रजिस्टर्ड ऑब्लिक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप ऑब्लिक एओपी। सेवन पॉइंट लिख लो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो ये जो लोग हैं ये हो जाएंगे लाइबल टू पे
टैक्स अंडर RCM, liable to pay tax under RCM but in case of unregistered individual customer, but in case of unregistered individual customer is exempt. But in case of unregistered individual customer is exempt. तो ये वाली बात है। तो देखो मैंने क्या बोला आपको कि RCM का मतलब होता है जहां पर टैक्स जमा कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो सप्लायर की जगह रेसिपिएंट पर शिफ्ट हो जाती है। चाहे रजिस्ट्रेशन कराना है, चाहे टैक्स जमा कराना है, ये सारे काम किसको करने पड़ते हैं? रेसिपिएंट को करने पड़ते हैं। किसको करने पड़ते हैं? रेसिपिएंट को। सप्लायर की जगह ये जो जिम्मेदारी है वो रेसिपिएंट पर आ जाती है। तो इसको हम लॉ की भाषा में क्या बोलते हैं? रिवर्स चार्ज। अब गुड्स का ना तो आपको नाम याद नहीं करना, लेकिन आपको सर्विस का नाम याद करना है कि भाई ऐसी कौन कौन सी सर्विस है जिनको RCM के अंदर नोटिफाइड किया गया है। तो उसमें जो पहला नाम निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड GTA। GTA का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। GTA का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। अच्छा, GTA क्या काम करती है? सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना। इंसान को नहीं, सामान को, गुड्स को। गुड्स को हिंदी में माल बोलते हैं। तो जो सामान होता है ना, गुड्स, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने का काम GTA करती है ना। तो बात यह है कि जो GTA सामान ट्रांसपोर्ट करेगी तो एक तरह से वो सर्विस देगी, है ना। सर्विस किसको देगी? कंसाइनर को या कंसाइनी को? वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो, लिखना मत, ए का सामान जा रहा है बी के पास। ए तो है जयपुर का और बी है मान लो दिल्ली का। तो जयपुर से सामान कहां जा रहा है? दिल्ली। तो इसको तो बोलेंगे हम कंसाइनर, और दिल्ली वाले बी को क्या बोलेंगे? कंसाइनी। इसको तो कंसाइनर बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे? कंसाइनी। तो मुझे एक बात बताओ, GTA जो सर्विस दे रहा है वो ए को दे रहा है या बी को दे रहा है? मतलब GTA तो चलो सप्लायर हो गया, लेकिन रेसिपिएंट कौन है? कैसे पता चला? ये नहीं हो सकता। देखो, जब जब आपको कंफ्यूजन हो जाता है ना कि यार रेसिपिएंट कौन है, वैसे तो आप पता कर लोगे लेकिन कभी फंस भी सकते हो। तो जब रेसिपिएंट का पता नहीं चल रहा होता है तो तुरंत समझ जाया करो हु पे फ्रेट, जो किराया पे करेगा। मान लो किराया मिस्टर ए पे कर रहा है, तो रेसिपिएंट, भाई कोई भी पे कर सकता है, हो सकता है सेलर पहले पे कर ले। तो अगर ए पे करेगा तो मैं रेसिपिएंट ए को बोलूंगा, और अगर किराया कंसाइनी पे करेगा, अगर किराया कौन पे करेगा? कंसाइनी, तो मैं उसको बोलूंगा। और दोनों अगर आधा आधा करेंगे तो दोनों को बोलूंगा। उसमें क्या हो गया? कुल मिलाकर जो कंसीडरेशन पे करता है, जो वो रेसिपिएंट होता है। अब तो समझ में आ गया। तो कभी भी कंफ्यूजन हो जाए, अटक जाओ, तो ये समझ लिया करो भाई कंसीडरेशन कौन दे रहा है, उसको हम लोग रेसिपिएंट बोलते हैं। ठीक है, पक्की बात है। दूसरी बात, GTA होता कौन है? GTA वो होता है जो बाई रोड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देता है। बाई रोड, हवाई जहाज से नहीं,
ट्रेन से नहीं, पानी के जहाज से नहीं, बाई रोड। और दोस्तों एक पहचान और होती है जीटीए की, वो हमेशा कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। क्या इशू करता है वो? कंसाइनमेंट नोट, जिसको हम लोग हिंदी में बिल्टी बोलते हैं। अरे सर ये बिल्टी क्या होती है? बिल्टी मैं समझाता हूं बिल्टी क्या होती है, लिखना मत। ये जो मिस्टर ए है, ये जीटीए के पास आया। जीटीए थी भाई एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी थी, गोल्डन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। उसके पास आया कि हे ट्रांसपोर्ट कंपनी, मैं अपना सामान लाया हूं, मैं जयपुर का हूं, ये सामान दिल्ली जाना है। तो जीटीए ने कहा चला जाएगा, इसमें क्या बात है कि जी ये सामान मैं आपको दे दूं कि हाँ दे दो। बताओ दोस्तों, कल को जीटीए वो सामान वहां पहुंचाया ही नहीं तो आप क्या कर लोगे जीटीए का? तो जीटीए क्या करता है भाई, जब कोई बंदा सामान लेकर आता है तो वो उस सामान का, उस गुड्स का पूरा मेजरमेंट करता है। भाई कितना वजन है, कितनी क्वांटिटी है, कितने बॉक्स हैं, है ना, और उसे एक पूरी स्लिप के अंदर लिखता है, सामान की पूरी डिटेल, उसकी प्राइस वराइस सब लिखता है उसमें। और ये जो इसकी 2 या 3 कॉपी होती हैं, तो वो क्या करता है जी, एक कॉपी तो इसको दे देता है कंसाइनर को। तो ये प्रूफ होता है इस बात का कि आपने सामान जीटीए को दिया था। और जीटीए उसकी एक कॉपी जो वो ट्रक जाता है ना उसके ड्राइवर को दे देता है, और एक कॉपी वो अपने रिकॉर्ड के लिए रख लेता है। फिर क्या होता है कि ये जो कंसाइनर होता है वो उस कंसाइनमेंट नोट को कंसाइनी के पास भेज देता है, बाई स्पीड पोस्ट या बाई कोरियर। तो सामान तो पता नहीं कब पहुंचेगा, लेकिन वो स्लिप पहले ही पहुंच जाती है कंसाइनी के पास। अब ये जो कंसाइनी है ये कहां बैठा है? तो दिल्ली में। वो क्या करेगा, इस ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस वहां दिल्ली में भी है, वहां जाएगा, वो कहेगा जी मेरा माल आया होगा गुड्स। वो कहेंगे जी कौन सा गुड्स? कि जी ये लो, ये एक स्लिप दी है मेरे को, चलो बैठो अभी यहाँ। तो वो स्लिप के बेस पर ये लोग सामान किसको देंगे? कंसाइनी को। कहेंगे कंसाइनी तुम्हारी आईडी दिखाओ, तुम मिस्टर बी हो, चेक करेंगे उसको। ऐसे तो कोई भी लेने आ जाए। तो ये कंसाइनमेंट नोट होता है भाई। ऐसे तो फिर कंसाइनी को सामान मिलेगा कैसे? तो जब जब सामान का ट्रांसपोर्टेशन बाई रोड होता है और जो जीटीए है जो सामान का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, वो अगर आपको कंसाइनमेंट नोट इशू कर दे, क्या इशू कर दे, तो समझ जाया करो कि जिसने आपको सामान ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी है वो कौन है? जीटीए। अच्छा, ओहो, ऐसे पता करते हैं। ऐसे तो मान लो जी आपका ट्रांसफर हो गया था और आपको अपना सामान जयपुर से दिल्ली लेके जाना था, तो आप क्या किए जी, रास्ते में किसी को पकड़ लिए, कोई जा रहा था कि ये इधर आओ भैया, एक बार गाड़ी लेके इधर आओ। आपने क्या किया जी, उसकी गड्डी के अंदर सामान लोड कर दिया बहुत सारा, मतलब उसको भी लगा लिया, आप खुद भी लोड करने लग गए, है ना, और सारा सामान लोड करके आप भी उसकी गड्डी में बैठ गए कि ले चल, हैं, और आप सामान लेके चल दिए जी। वो भी चला रहा है, आप साथ में बैठ रहे हो, सामान का ध्यान रख रखा है, पीछे से पकड़ रखा है ऐसे भाई गिर नहीं जाए, है ना, और आपने गड्डी ले जाके वहां दिल्ली में सामान उतार लिया। तो ये भी वैसे तो बाई रोड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, पैसे लेगा, लेकिन बताओ भाई ये जो गड्डी से आपको सर्विस दे रहा है इसको आप जीटीए बोलोगे क्या? क्यों? इसने भी सर्विस दी है, इसने भी तो सर्विस दी है, फिर आप जीटीए क्यों नहीं बोल रहे इसको? हाँ, अरे इसने कोई कंसाइनमेंट नोट थोड़ी दिया आपको, आप तो खुद ही गड्डी में बैठ के चले गए, भाई कहां जाएगा, या पीछे पीछे आप बाइक चला रहे हो उसके, वो आगे चल रहा है, आप पीछे पीछे चल रहे हो, भाई कहीं ले नहीं जाए सामान को। तो इसका मतलब भाई वो जीटीए नहीं है। अच्छा सर ऐसे होता है क्या? हाँ ऐसे होता है। तो जीटीए का मतलब होता है भाई जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे और कंसाइनमेंट नोट को इशू करे और बाई रोड दे। तो ये तो हो गया जीटीए। दूसरी बात, जीटीए सर्विस किसको देगा? या तो कंसाइनर को या कंसाइनी को। तो किसको दे रहा है वो? हु पे द फ्रेट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तीसरी बात, जिसको सर्विस मिल रही है वो कौन लोग होने चाहिए? या तो कोई फैक्ट्री हो, या कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी हो, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, या कोई रजिस्टर्ड पर्सन हो जो जीएसटी में ऑलरेडी क्या करा के बैठा है? रजिस्ट्रेशन। या कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो, कंपनी वगैरह,
या कोई रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो, या कोई एओपी हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो। अब ये क्या होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? ये मैं आपको रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। अगर मैं अभी पढ़ाने बैठ गया तो ये मेन कॉन्सेप्ट तो खत्म हो जाएगा, वो शुरू हो जाएगा। ये मत सोचना कि सर क्यों नहीं बता रहे, अभी मेरे को आता है, लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा। देखो जब मौका आएगा, जब शुभ घड़ी आएगी तब बता दूंगा आपको। तो इन लोगों को अगर जीटीए ने क्या दी है सर्विस, तो बताओ यहां पर रेसिपिएंट कौन हुए? ये लोग हुए, ये फैक्ट्री हुई, ये सोसाइटी हुई, ये बॉडी कॉर्पोरेट हुई, है ना। तो भाई ध्यान रखना, ये लोग टैक्स जमा कराने के लिए लाइबल होंगे अंडर आरसीएम। ये लोग यहां पर टैक्स जमा कराने के लिए क्या होंगे? लाइबल अंडर आरसीएम। ठीक है, तो इन लोगों को अगर सर्विस मिली है तो फिर आरसीएम लगेगा। लेकिन आरसीएम तब लगता है, एक बात और ध्यान रखना, इफ नॉट ऑप्टिंग फॉर एफसीएम। मतलब ये जो जीटीए है ना, इसकी इच्छा पर है। अगर जीटीए ये कहता है कि ना जी ना, हम ही कराएंगे जमा। अच्छा बताओ, अगर जीटीए जमा कराएगा तो आप क्या बोलोगे? उसको एफसीएम बोलोगे। तो जीटीए ने बोला कि नहीं, हमको तो एफसीएम ही लगाना है, तो बताओ फिर आरसीएम लग सकता है क्या? नहीं। लेकिन जीटीए ने बोला ना जी ना, हम ये सब आफत नहीं लेना चाहते, तो बताओ फिर जिम्मेदारी किस पर आ जाएगी? रेसिपिएंट पे। अच्छा, ये डिसाइड कौन करेगा कि एफसीएम लगाना है या आरसीएम? ये कौन डिसाइड करेगा? जीटीए। ऑप्शन किसके पास है? ऑप्शन रेसिपिएंट के पास नहीं है। रेसिपिएंट से नहीं पूछ रहे कि हाँ बताओ प्रभु आपको कैसा चाहिए, ऐसे नहीं पूछ रहे। ये डिसाइड कौन करेगा? जीटीए। अच्छा, जीटीए ऐसे नहीं कर सकता कि एक ट्रांजैक्शन में एफसीएम, दूसरे ट्रांजैक्शन में आरसीएम, ऐसे नहीं होता है। वो तो जो भी लगाओगे वो फिर पूरे ईयर चलता है। तो आरसीएम लगने के लिए जीटीए को मना करना पड़ेगा कि हमें फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगाना है। दूसरी बात, कंसाइनमेंट नोट होना ही चाहिए। तीसरी बात, सामने वाले लोग फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब होने चाहिए, तब जाकर आरसीएम लगता है। ओके, तो फिर जीएसटी कौन जमा कराएगा? ये रेसिपिएंट कराएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बट इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल कस्टमर इज एग्जेम्प्ट। कहने का मतलब है, जैसे मान लो मैं एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति हूं, आप और हम जैसे लोग तो अनरजिस्टर्ड ही होते हैं। अब हमको भी सामान ट्रांसपोर्ट करवाना था, तो हमने किसकी सर्विस ले ली? जीटीए की। हम सामान लेके पहुंच गए उसकी दुकान पे कि भैया ये सामान वहां से वहां पहुंचा दो। तो जीटीए बोला कि ठीक है जी मैं पहुंचा देता हूं। अच्छा, जीटीए से हमने पहले ही पूछ लिया था कि तू एफसीएम में आता है या क्या चाहता है? तो कि जी मैं समझता ही नहीं हूं ये सब। तो हम समझ गए भाई ये एफसीएम लेता ही नहीं है। तो उसने हमको गाड़ी भाड़ा बता दिया और कंसाइन नोट दे दिया। तो बताओ भाई, फिर उस पे तो जिम्मेदारी आएगी नहीं, तो किस पे आएगी? हमारे पे आएगी। लेकिन हम कौन है? हम लोग कौन है? अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल। तो लॉ ने कहा अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल से हम कभी नहीं बोलेंगे कि तू टैक्स जमा करा। ऐसे थोड़ी करवाते हैं। बताओ, अब मैं पहली बार सामान लेके गया तो मुझे यूं कहेंगे कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा, टैक्स जमा करा। मैंने कहा इससे बढ़िया भैया मैं ही ले जाऊंगा सामान को। तो अगर रेसिपिएंट कौन है दोस्तों? अगर रेसिपिएंट कौन है? अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल कस्टमर है, तो ध्यान रखना फिर जीएसटी ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कराएगा नहीं और आपको सरकार कहेगी नहीं। तो फिर कुल मिला के इसका मतलब क्या निकला? एग्जेम्प्ट। जीएसटी लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो एफसीएम लगा नहीं रहा। आप हो इंडिविजुअल, आप भोले भले इंसान, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल, तो आप भी नहीं कराओ, वो भी नहीं कराए, बस बढ़िया। ऐसे होता है। बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? ओके। तो एक बार मैं ये हटा देता हूं और इसके नीचे
कुछ छोटा सा नोट लिख लो, फिर ये सर्विस खत्म हो जाएगी हमारी। चलो एक छोटा सा नोट लिख लो नीचे। However, not applicable. However, not applicable. However, not applicable in case recipient is however not applicable in case recipient is department oblique establishment of गवर्नमेंट, दूसरा लिख लो गवर्नमेंट एजेंसी, थर्ड लिख लो लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, यहां पे लिख लो एग्जेम्प्ट, और इसमें लिख लो दे आर टेकन रजिस्ट्रेशन फॉर ओनली TDS अंडर सेक्शन 51। एक तो ये नोट लिख लो, दूसरा नोट लिख लो टैक्स रेट इन केस ऑफ GTA, टैक्स रेट इन केस ऑफ GTA। तो इसमें लिख लो पहला पॉइंट लिख लो इफ GTA ऑप्टिंग FCM, दूसरी तरफ लिखो नॉट, या ब्रैकेट में लिख लो अदरवाइज। इसमें लिख लो 12% विद ITC, 5% विदाउट ITC, और अदरवाइज में लिख लो 5% विदाउट ITC, विदाउट ITC। तो देखो भाई बात ये है, GTA के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, मैंने बता दिया आपको। लेकिन अगर रेसिपिएंट ये लोग हैं, एक तो अनरजिस्टर्ड पर्सन में तो एग्जेम्प्ट है ही, वो तो मैंने बता ही दिया कि अगर आप एक इंडिविजुअल हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो GST नहीं लगता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जैसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट। आपको पता है दोस्तों GST गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पर भी एप्लीकेबल है अगर दे आर ट्रेडिंग इन गुड्स और सर्विस, ठीक है। गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उन पर भी एप्लीकेबल है, जो लोकल अथॉरिटीज हैं JDA, नगर निगम, पंचायत, उन पर भी एप्लीकेबल है। तो ये लोग वो होते हैं जिन्हें GST में क्या करवाना पड़ता है, अपना रजिस्ट्रेशन। लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ये TDS के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? जैसे आप लोग इनकम टैक्स में TDS पढ़ते हो ना, वैसे GST में भी TDS होता है। वो हम आगे चलकर आपके कोर्स में जो TDS चैप्टर है वहां पढ़ेंगे।
ठीक है, अभी नहीं पढ़ेंगे इसको। तो ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है। ये अनरजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन इन्होंने किस पर्पस के लिए ले रखा है? टीडीएस के पर्पस से। अच्छा, इन्होंने अगर मान लो जीटीए से सर्विस ले ली, क्या ले ली, तो आप तो कहोगे आरसीएम लगाओ, ये तो रजिस्टर्ड लोग हैं, इनसे कहो टैक्स जमा कराने के लिए। तो सरकार बोली नहीं नहीं, ये तो हमारे अपने हैं, इनके केस में जीएसटी नहीं लगता। अच्छा, मतलब जीटीए अगर इनको सर्विस दे दे तो भी एग्जम्प्ट है, क्योंकि जीटीए तो कराएगा नहीं, उसने फॉरवर्ड चार्ज ले ही नहीं रखा, और इनको सरकार कहता चाहती नहीं है कि तुम कराओ, ये तो अपने हैं भाई। तो सरकार ने कहा इसमें भी वैसे ही एग्जेम्प्ट होगा जैसे अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में इंडिविजुअल में क्या होता है? एग्जेम्प्ट, राइट। दूसरी बात, जीटीए के केस में रेट क्या लगती है टैक्स की, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। जीटीए जब सर्विस देता है तो जीटी के पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगा ले, मतलब जैसे ए मान लो जीटीए है, लिखना मत, और उसने बी को सर्विस दी, बी कंसाइनर भी हो सकता है, कंसाइनी भी हो सकता है। अब ये जो जीटीए है, मान लो ये कौन सा ऑप्शन ले रहा है? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो इसके लिए कौन सी सर्विस हुई? आउटवर्ड सप्लाई। कौन सी सप्लाई हुई? तो अगर वो एफसीएम लगाएगा तो एफसीएम का मतलब वो बिल में टैक्स जोड़ेगा। मान लो इसका बिल 100 रुपए का है, तो मान लो 12% लगाएगा, तो 12 रुपए लगाए, तो इसको बी से कितने पैसे मिलेंगे? 112। कितना जीएसटी कलेक्ट होगा? 12 रुपए। तो ए ने जो कोई इनवर्ड सप्लाई ली थी, ए ने भी तो कोई इनवर्ड सप्लाई ली होगी, तो उसका उसको क्या मिलेगा? आईटीसी। मतलब वो इस 12 में से मान लो 5 रुपए पहले जीएसटी दे चुका, तो वो 7 रुपए ही जमा कराएगा। समझ में आ रही है बात? अगर जीटीए कौन सी रेट लगाता है? 12%, तो उसको आईटीसी का क्या मिलेगा? बेनिफिट। मतलब वो अपनी इनपुट क्रेडिट ले पाएगा। उसने कोई सामान खरीदा होगा, कोई सर्विस ली होगी, तो उसकी जो इनपुट क्रेडिट है वो उसको मिलेगी। इनपुट क्रेडिट समझते हो ना? परचेज के टैक्स को माइनस करना। लेकिन अगर मान लो जीटीए बोले ना ना, हम तो 12% नहीं लगाएंगे, तो उसको सरकार ने ऑप्शन दिया है कि तू 5 भी लगा सकता है। तो जीटीए फिर 100 की जगह क्या रेट लगाएगा? 5। 12 की जगह क्या लगाएगा? 5। तो ये हो जाएगा 105। लेकिन अब जीटीए से सरकार ये कह रही है बेटा तेरे को आईटीसी नहीं लेने देंगे, कि सरकार ये गलत बात है कि नहीं नहीं तुमने 5% कंसेशनल रेट लगाई है, तो वी विल नॉट गिवन द बेनिफिट्स ऑफ आईटीसी। तो अब ये तो देखो भाई जीटीए की इच्छा पर है, वो क्या करना चाहता है। पहली बात तो वो एफसीएम के बारे में सोचे, फिर उसके बाद ये सोचे कि उसको 12 लगानी है या 5। अगर उसको इनपुट ज्यादा मिल रहा है तो 12 लगावे, और अगर इनपुट नहीं चाहिए तो 5 लगावे। दूसरी बात, अगर मान लो जीटीए एफसीएम नहीं लगाता है, जीटीए क्या नहीं लगाता है? एफसीएम। तो जीटीए फिर एफसीएम नहीं लगाएगा, और सामने वाला मान लो रेसिपिएंट उस कैटेगरी में आ रहा है, फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, फर्म, तो बताओ जीएसटी किसको जमा कराना पड़ेगा? रेसिपिएंट को। मतलब वहां पर क्या लग जाएगा? आरसीएम। क्या लग जाएगा? अच्छा बताओ, आरसीएम में रेसिपिएंट को टैक्स जमा कराना पड़ता है, रेसिपिएंट को टैक्स जमा कराना पड़ता है, रेसिपिएंट को टैक्स जमा करा। अच्छा, रेसिपिएंट जब टैक्स जमा कराएगा तो कौन सी रेट से कराएगा? 5%, हमेशा 5%। अच्छा, उसे कभी भी आईटीसी नहीं मिलेगा, उसे कभी भी आईटीसी नहीं मिलेगा, उसको कभी भी आईटीसी नहीं मिलेगा इस 5% का। तो रेसिपिएंट तो हमेशा 5% कराता है, लेकिन उसको इस 5% का कभी भी आईटीसी नहीं मिलता है, क्योंकि उसने इनवर्ड सप्लाई पे टैक्स दिया है। मान लो बी जमा करा दे 5%, तो बी ने एक तरह से इनवर्ड सप्लाई ली, उस पर टैक्स भी दिया, लेकिन उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, एफसीएम में 2 रेट है, 12 और 5। समझ में आया? क्लियर है? चलो जी, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ाया। एक बार फटाफट से क्विक देख लेते हैं भाई क्या क्या पढ़ा हमने आज। देखो, सबसे पहले दोस्तों मैंने आप लोगों को ये बताया कि भाई चार्ज ऑफ जीएसटी इंट्रा और इंटर, आईजीएसटी, सीजीएसटी। दोस्तों, अल्कोहलिक लिकर पर जीएसटी नहीं है,
जीएसटी कौन जमा कराता है? रजिस्टर्ड पर्सन, उसको हम टैक्सेबल बोलते हैं, जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है। 5 ऐसे आइटम है जिस पर जीएसटी की रेट अभी नोटिफाइड नहीं है। पेट्रोलियम, डीजल, स्प्रिट, गैस, फ्यूल, एटीएफ जो होता है। कुछ गुड्स और सर्विसेज जिनके ऊपर क्या लगता है? आरसीएम, ठीक है, वो नोटिफाइड हैं। नोटिफाइड में गुड्स आपको याद करने नहीं है, सर्विस आपको करनी है। अब सर्विस में मैंने पहली सर्विस बताई थी जीटीए। तो जीटीए अगर सर्विस देगा किसी भी पर्सन को जो कि नोटिफाइड कैटेगरी है, तो उनको जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगा, तो ऐसे केस में अगर वो इंडिविजुअल है, अनरजिस्टर्ड व्यक्ति, तो भाई आरसीएम नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट हो जाएगी। अगर जीटीए सर्विस सरकारी डिपार्टमेंट्स को देगा, भले ही सरकारी डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड हो, वहां पर भी जीएसटी एग्जम्प्ट हो जाएगा। रेट ये रहेगी कि अगर फॉरवर्ड चार्ज लगाना चाहता है जीटीए, उसके पास ऑप्शन होता है, तो वो 12 भी लगा सकता है और 5 भी। 12 लगाएगा तो आईटीसी मिलेगा, 12 नहीं लगाएगा तो 5 लगाने पर आईटीसी नहीं मिलेगा। अदरवाइज जब फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगता है तो सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? रेसिपिएंट की। तो वहां पर 5% की रेट से जीएसटी जमा कराना पड़ता है, वो भी विदाउट आईटीसी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा, लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और कमेंट भी करिएगा। बाकी जो भी डिटेल्ड क्लास है उसके सारे आपको जो भी लिंक्स वगैरह हैं, क्लास नोट्स के लिंक हैं, वो सब आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।